हाफ ईयरली हाफ ईयरली हाफ ईयरली हाफ ईयरली का तुम्हारा इस साल का पेपर इधर मेरे पास है, क्योंकि मैंने पिछले 3 साल के सारे पेपर देखो, हर एक पेपर बैठ करके एनालाइज किया, उसमें से बेस्ट क्वेश्चंस निकाले। ये देखो अपने सामने देखो, उसमें से क्वेश्चन निकालने के बाद इस साल के सैंपल पेपर से भी क्वेश्चन निकाले, क्योंकि कई सारे स्कूल हाफ ईयरली में सैंपल पेपर का पेपर देते हैं। अब हर चैप्टर से चैप्टर बाय चैप्टर बेस्ट प्रीवियस ईयर, बेस्ट सैंपल पेपर के क्वेश्चन, सब कुछ देखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। मतलब एक क्वेश्चन से मैं 4 कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, पूरा टॉपिक के साथ साथ 4 आजू बाजू के टॉपिक। मतलब हम 50 क्वेश्चन से तुम्हारे सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, सारे चैप्टर के सारे टॉपिक, चाहे केमिकल रिएक्शन हो, एसिड बेस हो, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ कवर करेंगे, जो हमने पहले भी किया है। जो बताते हैं वो आता है, जो बताते हैं वो आता है, सिर्फ एक बार नहीं, ये सारे स्क्रीनशॉट तुम्हारे खुद के भेजे हुए हैं कि भैया मजा आ जाता है आपका ये टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन वाली सीरीज देखे। तुम जाना लास्ट ईयर के वीडियोस देखना, टॉप 111 क्वेश्चन, उसके पहले के टॉप 100 क्वेश्चन, जो बताते हैं वो आता है। और अब ये चीज, सेम चीज हाफ ईयरली में होगी। कमेंट में टाइप करना हाफ ईयरली इज लीक्ड, क्योंकि हम सच में हाफ ईयरली लीक करने वाले हैं। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा सेम टू सेम आगे छप जाएगा। मैं ये बोलूंगा कि उन 50 क्वेश्चन के साथ साथ जो भी टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट और ट्रिक मैं समझाऊंगा वो पक्का आएगा, और वही सिर्फ आएगा। आ जाओ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखो क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट रिडॉक्स रिएक्शन एंड व्हाट आर द वैल्यूज फॉर पी एंड क्यू। क्वेश्चन में ना हमें हाईलाइट करना होता है ये पूछा क्या है। पहला, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, दूसरा पी और क्यू की वैल्यू क्या है। अब इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ध्यान से इक्वेशन पे देखो, ध्यान से। पहला है ये, दूसरा है ये। अब क्लियरली दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है, ध्यान से देखना। ठीक है, इसके आगे 2 रहेगा, जो हमारी इक्वेशन में भी है, ध्यान से मैच कर लो। हाँ, 2C4H10, और इधर भी देखो 2C4H10, इक्वेशन हमारी लिख गई है। अब देखना है कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। मैंने तुम्हें चैप्टर पढ़ाते वक्त ट्रिक बताई थी, सिंपल सी। क्या ट्रिक थी, याद करो, कि ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन। जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, वो सारी की सारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। बट और कोई भी रिएक्शन में ऐसा 2 चीजें पता करनी होंगी कि क्या दोनों इक्वेशन में एक चीज ऑक्सीडाइज और एक चीज रिड्यूस हुई है। ऑक्सीडाइज का मतलब प्लस ऑफ ऑक्सीजन माइनस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब इसी का उल्टा, क्या उल्टा, माइनस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्लस ऑफ हाइड्रोजन। देखो भाई, उल्टा, प्लस ऑफ ऑक्सीजन माइनस ऑफ ऑक्सीजन, माइनस ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑफ हाइड्रोजन, दोनों बिल्कुल उल्टी है। दोनों एक साथ जब एक ही रिएक्शन में होती है, एक ही इक्वेशन में होती है, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। आओ देख लेते हैं इधर, सिंपल सा। Fe2O3, Fe2O3 क्या हो रहा है, इधर जाके देखो, इधर जाकर के Fe बन जा रहा है माइनस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये क्या हो गया बेटा, तो हो गया रिडक्शन। और Al बन जा रहा है Al2O3, मतलब ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी है रिडक्शन भी है। C4H10 इधर जाके CO2 बन गया, मतलब हुआ क्या, C4H10 CO2 बन गया, मतलब क्या हुआ, इसका हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन आ गया। और हाइड्रोजन के निकलने से ही मालूम पड़ गया कि हाइड्रोजन का निकलना मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब ये देखो, ये O2 है, 13O2, तो ये O2 गया, इधर गया 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 और हाइड्रोजन से मिल गया। और हाइड्रोजन से मिलना मतलब रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन मतलब कि ये भी इक्वेशन और ये भी इक्वेशन, दोनों की दोनों इक्वेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। अब सिंपल एक चीज बतानी है कि P और Q की वैल्यू क्या है। P और Q की वैल्यू क्या है, बताओ। देखो, यहाँ पर P Fe के आगे लगा हुआ है, मतलब मैच कर लो। अरे भाई, इसको देखो और इसको देखो और बैलेंस करो। यार आयरन कितना है, Fe कितना है, 2, 2 लिखा हुआ मतलब ये 2 है, इसको भी 2 करना है तो क्या करेंगे, P के जगह पर 2 लिख देंगे, तो P की वैल्यू हो गई 2। और यहाँ पर Q है H2 के आगे। देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, H2 के आगे, मतलब H2 के आगे जो भी नंबर लगाओगे डबल हो जाएगा। 5 लगाओगे तो 10, क्योंकि 5 इंटू 2 10, 10 लगाओगे तो 20। और यहाँ पर कितना है, H10। यही गलती करते हैं सब, आगे नहीं देखते। आगे 2 लगा है, मतलब ये 2 पूरे में इंटू हो रहा है C4H10 में, तो 2 इंटू 10 मतलब यहाँ पर 20 हाइड्रोजन है, 20। और यहाँ 20 करना है तो क्यों क्या रखेंगे, 20 नहीं, क्योंकि 10 इंटू 2 20। ठीक है, तो इधर 2 आ गया, इधर 10 आ गया, और दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बोथ इक्वेशंस आर रिडॉक्स रिएक्शन। P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 10। चलो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। किसका किसका हुआ जल्दी बताना, आंसर चेक कर लो,
जल्दी बताना, अपनी एक नोटबुक में लिखते जाना, यस नो, कितने सही कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो, और कमेंट में लास्ट में बताना, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है बताओ? 1 2 3 4 ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और एमसीक्यू इजीली सॉल्व होंगे। हम एमसीक्यू भी करेंगे, सब्जेक्टिव भी करेंगे, सब करेंगे। देखो 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 देखो, सबसे नीचे वाला क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो होता है एसिड और बेस को मिला के, सॉल्ट एंड वाटर। ना ये एसिड है, ना ये बेस है, और ना ये सॉल्ट है। ठीक है, फिर रिडॉक्स रिएक्शन या कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल नहीं है। अरे भाई कॉम्बिनेशन क्या होता है भैया? देखो मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद जब क्लास 10th में था ना, मुझे कुछ आए चाहे ना आए, मैंने पूरा चैप्टर 1 पढ़ लिया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक सिंपल सी चीज मुझे समझ में आ गई थी, जो तुम में से बैक बेंचर को भी समझ में आ गई होगी, कि हमारे टीचर ने बताया है कि दो चीजें मिलके जब एक चीज बनाए तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। बट यहाँ पर तो दो चीजें बन रही है दो चीजों से, मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं। ठीक है, इतना तो तुम्हें भी आ गया होगा जितना मुझे आया था क्लास 10th में, आ गया था ना? बस कॉम्बिनेशन नहीं है, ये नहीं है, बचा क्या? 1 and 3। देख लो 1 and 3 कहाँ पे है, ये 1 and 3 एलिमिनेट करके हमें आंसर मिल गया। चलो चलो आगे आ जाओ। अब ये ना, इसको देखते ही, इस कप को देखते ही मुझे ना कॉफी याद आती है, ना चाय याद आती है, मुझे याद आता है चाव। क्या 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 क्या? चाव। क्या याद आता है? चाव। चाव मतलब कि कैथोड पे बनता है हाइड्रोजन, कैथोड पे बनता है हाइड्रोजन, और एनोड पे बनता है ऑक्सीजन। ठीक है, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। अमृता है, प्यारी सी लड़की, सुंदर सी अमृता। इलेक्ट्रोलाइज डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर यानी बिल्कुल प्योर वाटर। ठीक है, बिल्कुल प्योर वाटर। एंड द टप शोन इन फिगर, इसके अंदर यानी जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर इसने पहले लिया। एक्सपेक्टिंग टू गैसेस, दो गैसेस आएंगी, कौन सी आएंगी? ऑलरेडी बता दिया है, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। तो आगे क्या करना है? बल्ब इसका ग्लो नहीं हुआ जब इसने लिया डिस्टिल्ड वाटर। जब डिस्टिल्ड वाटर लिया स्टव में तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ। बट आगे ये क्या करती है? एक सब्सटेंस डाल देती है उसी डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, जिसके बाद बल्ब ग्लो होता है। क्यों? क्यों हुआ ऐसा? जब मैंने पढ़ाया था, 2 बार पढ़ा चुका हूँ चैप्टर चैप्टर नंबर 1, एक बार फुल वन शॉट में, और एक बार 30 मिनट के एनसीईआरटी स्वाहा में, दोनों में बताया था कि कभी भी कंडक्ट कैसे होगी इलेक्ट्रिसिटी? जब उसको आयंस मिलेंगे। प्योर वाटर में आयंस नहीं होते हैं, जब उसमें कोई एसिड डाल दोगे या सॉल्ट डाल दोगे जिसमें से आयन टूटे, आयनाइजेशन हो, तो जो आयन है प्लस माइनस, यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। तो अब क्या डाला होगा इसमें? या तो कोई एसिड डाला होगा, या तो कोई सॉल्ट डाल दिया होगा, ताकि उसमें आयंस आ जाएं। तो पहला, कौन सी गैस एनोड कैथोड पे? बता दिया है, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। क्या क्या क्या? ऐसे लिख दो ना यार, ऐसे सिंपल सा लिख दो, चाओ कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। फिर व्हाई डिड द बल्ब नॉट ग्लो? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो पुअर कंडक्टर, इसलिए बल्ब नॉट ग्लो। देन अगला, क्या सब्सटेंस डाला था कि बल्ब ग्लो करने का दिया? क्या सब्सटेंस? अरे भाई यही, एसिड या फिर सॉल्ट। मोस्टली एसिड ही डालते हैं, आंसर में एसिड लिख के आना, जो मैंने देखो पढ़ाया भी था ये चाओ हमारे लेक्चर में। चलो आगे, ये हमारे आंसर्स हैं, चेक कर लो। आ जाओ आगे, है क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से निपटाना है। एनर्जी हाई होनी चाहिए। अगर तुम्हारी एनर्जी नहीं हाई है, तो क्या इसकी एनर्जी हाई होगी? इसके बेचारे के अंदर तो जान ही नहीं है यार, इसके अंदर तो लाइफ प्रोसेस ही नहीं होती। ना न्यूट्रिशन करेगा बेचारा, ना रेस्पिरेशन, और ना ही तुम्हारा फेवरेट रिप्रोडक्शन, कुछ नहीं कर पाएगा भाई। हमें लेकिन तुमको आगे करना है, तो एनर्जी लाओ, एनर्जी। आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। During whitewashing of walls, a chemical reaction takes place which helps white coating stick and harden over time. ये कोई आदमी है, वो व्हाइट वॉशिंग कर रहा है। क्या कर रहा है ये व्हाइट वॉशिंग कर रहा है। अब रिएक्शन कौन सी होती है ये पूछा गया है, फिर केमिकल कौन सा यूज होता है, कंपाउंड किसके साथ रिएक्ट करता है, और फिर इक्वेशन लिखो। मतलब रिएक्शन मालूम होनी चाहिए, जो मैंने पढ़ाई थी यार तुम्हें, ऑलरेडी पढ़ाई थी। एक बार फिर से बता देता हूँ, आ जाओ आ जाओ, क्योंकि कई सारे नए बच्चे भी आए हैं। एक बार कमेंट बताना कितने नए बच्चे हो जो हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हो आज तक। देखो मैंने बताया था एक ट्रिक, कि पानी प्लस चूना इक्वल्स क्या 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 क्या? एक टाइम। कैसे याद कराया था? PCS, PCS। अरे पी से पानी, सी से चूना, और चूना चूना, और एस से स्लेट लाइन। ठीक है, पानी का क्या लिखते हैं? पानी को क्या लिखते हैं बताओ? H2O प्लस चूना को CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनता है? स्लेट लाइन, जिसको क्या बोलते हैं? CaOH
ट्वाइस, ठीक है, CaOH ट्वाइस। यही CaOH ट्वाइस काम आता है व्हाइट वॉशिंग के। और रिएक्शन कौन सी होती है, ये मैं लिखूंगा नीचे। रिएक्शन होती है स्लेट लाइम की व्हाइट वॉशिंग के वक्त आसपास के आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता है बेटा, तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का। इसी को मार्बल बोलते हैं। मतलब जब भी तुम्हें व्हाइट वॉशिंग करनी हो, दीवार पे पेंट करना हो व्हाइट वॉश, तो होता क्या है कि यही स्लेट लाइम को पानी और चूना घोलते हैं, पानी और चूना घोलते हैं, मिलता है स्लेट लाइम। इसी स्लेट लाइम को दीवार पर डाल देते हैं, छप 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 छप, दीवार पर डाल दिया। इसके बाद आसपास एटमॉस्फेयर में क्या है, CO2 है, वो आता है, इस पे लगता है, और फिर दीवार को मार्बल जैसा शाइनी फिनिश देता है कैल्शियम कार्बोनेट बना के। तो रिएक्शन कौन सी यूज हुई, ये वाली रिएक्शन। और प्रोडक्ट कौन सा, कैल्शियम 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 हाइड्रोक्साइड। क्या होगा ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल लो या स्लेट लाइम बोल लो। किसके साथ रिएक्ट किया, CO2 के साथ। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। रिएक्शन भी बता दी और ये भी बता दिया, ठीक है। ये हमारा आंसर देख सकते हो। चलो आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी आओ, 50 करना है, 5 पे आ गए। पेन हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो केमिस्ट्री में क्या है ना, सिंपल सी चीज, तुम्हें जो दिख रहा है, तुम्हें जो दिख रहा है अपनी भाषा में समझो और केमिस्ट्री की भाषा में लिखो। अपनी भाषा में समझो, केमिस्ट्री की भाषा में लिखो। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड लिख दिया। इस पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या, कॉपर सल्फेट मतलब लिख दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड कॉपर सल्फेट। द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स एंड अ ब्लैक प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। चलो आओ एक बार लिखते हैं इसको। लिखते हैं, क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस कॉपर सल्फेट। क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये क्या लग रहा है बताओ, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भैया दिख रही है। ये दोनों और ये दोनों कैसे 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 कैसे, CuS मिल जाएंगे और H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही बोला गया। देखो ब्लैक प्रेसिपिटेट बना है और कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स। तो कलर ऑफ सॉल्यूशन क्यों फेड्स, क्योंकि ये बन गया H2SO4 एक एसिड, और कॉपर सल्फाइड यही ब्लैक कलर का बना है। किस कलर का, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बना है। पूछा क्या है ये, देखो पहला, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। अरे भैया समझा दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये वाला इससे मिल गया, ये वाला इससे मिल गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है, पता है ना। चलो, और क्या था, व्हाई डज द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड अवे, बता दिया। राइट द केमिकल नेम ऑफ ब्लैक प्रेसिपिटेट। केमिकल नेम क्या है इसका, CuS है। कॉपर सल्फाइड, जैसे ये हाइड्रोजन सल्फाइड था वो कॉपर सल्फाइड है। फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कर दो इसको सिंपल। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हमें बताइए भैया, हम आगे नंबर लगाते हैं। एक एक चेक करो, एक एक चेक करो। हाइड्रोजन बैलेंस है, हाँ बैलेंस H2। फिर कॉपर, कॉपर सल्फेट S। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। देखो S, देखो यहाँ पर S1, यहाँ पर भी S1, मतलब 1 1 2, और यहाँ पर भी 1 1 2। दिख रहा है, बैलेंस करना इजी होता है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, मतलब कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, ये ऑलरेडी बैलेंस है। और हमारे सारे आंसर्स कंप्लीट है, ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं हम, और देखते हैं। वन डे प्रथम ऑब्जर्व दैट व्हेन अ शाइनी ब्राउन मेटल वाज हीटेड इन एयर स्लोली टर्न ब्लैक। अब यार दिमाग लगाओ यार, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। मैंने पढ़ाते वक्त सारी एक्टिविटीज पढ़ाई हैं, उसमें बताया भी था, उसमें बताया भी था। एक एक्टिविटी थी, ऐसे करके रॉड निकला है, नीचे से बर्नर से जला रहे हैं, और नीचे से बर्नर से जला रहे हैं ना। जैसे कोई रिश्तेदार थोड़ा बहुत पैसा पा जाता है तो नीचे बर्नर लगा के जलाता है, जलाता 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 जब तक तुम काले ना पड़ जाओ। तो बस उसी तरह से एक मेटल को जला रहे हैं, वो क्या था, कॉपर। वो क्या था, कॉपर। तो ये शाइनी ब्राउन मेटल क्या था, कॉपर। ठीक है, जलाया गया तो फिर ये क्या बन गया, ब्लैक हो गया। कौन सा मेटल है, कॉपर। क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। और केमिकल रिएक्शन कौन सी हुई है बताओ, Cu+O2। मैंने बताया था कि कोई भी चीज यहां लिखी हो, यहाँ Cu हो, H2 हो, या फिर SLMNOPQRS Z तक कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, और आगे सिर्फ O2 लगा हो और कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब होता है कि इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं, जिसको हम कंबस्चन रिएक्शन बोलते हैं। कंबस्चन बनता क्या है, CuO, जो कि ब्लैक कलर का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, CuO। ठीक है, चलो ऑक्सीडाइज हुआ है। आगे आ जाओ, ये है,
एक ऐसा क्वेश्चन जो ऐसा पोज करके देखो, ये कौन सा पोज है, ऐसे पोज करके आ जाएगा, ये लो डाल दिया, ये लो डाल दिया, इस क्वेश्चन में भी, अगले क्वेश्चन पेपर में भी, हाफ ईयरली में भी, प्री बोर्ड्स में भी, एनुअल में भी, सब जगह ये वाली रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आइडेंटिफाई सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज एंड दैट इज रिड्यूस, फिर नेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे भाई सिंपल है, मैंने तुमको इतना तो सिंपल चीज बताई रखी है ना। क्या, कि दो दोस्त थे, क्या नाम था, आदि और दूसरे का था मानव। धमाल मूवी देखी होगी, दो दोस्त रहते हैं आदि मानव। होता क्या है, होता क्या है कि ये होता है ऑक्सीडाइज और ये होता है रिड्यूस, ठीक है। और मालूम पड़ता है कि जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है आर ए, और जो रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ओ ए। आर ए ओ ए, आर ए ओ ए, आर ए ओ ए, गोलमाल जैसा याद कर लो यार। जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस होता है ऑक्सीडाइजिंग, मतलब हमें पता करना है क्या ऑक्सीडाइज क्या रिड्यूस, पता करते हैं। रिएक्शन को लिख लो, ठीक है। MnO2 प्लस HCl बनता क्या है बेटा, बनता क्या है, MnCl2 प्लस Cl2 और प्लस वाटर, ठीक है। मैंने सिंपल सा रिएक्शन लिखा है। अब देखो ध्यान से इसमें, देखो ध्यान से इसमें, ये MnO2 इधर जाके MnCl2 बन गया, यानी क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीजन निकल गया मतलब कि ये है रिडक्शन। और ये HCl, ये HCl जाके ना, ध्यान से देखो इधर Cl2 बन गया, ये HCl Cl2 बन गया, हाइड्रोजन निकल गया, और हाइड्रोजन निकल गया मतलब ऑक्सीडेशन। तो एक रिड्यूस हुआ, एक ऑक्सीडाइज हुआ। और अभी बताया जो रिड्यूस होता है, कौन सा रिड्यूस हुआ, ये MnO2, जो भी रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। तो ये MnO2 ही हमारा OA है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइज होता है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, HCl जाकर के ऑक्सीडाइज हुआ है, Cl ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब ये क्या है, यस, ये क्या है, Ra रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आंसर्स मिल गए, सिंपल सिंपल सिंपल, ये तुम्हारे आंसर्स हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। MnO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये रिड्यूसिंग एजेंट। चलो चलो, अब आ गए हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे। 7 क्वेश्चन किए, सर 7 क्वेश्चन चैप्टर 1 में क्यों, अला फॉर अ रीजन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 4 स्टेटमेंट्स, फिर से एक एमसीक्यू है, थोड़ा लंबा है बट ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। क्या, 4 स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद डाइल्यूट HCl, किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH के साथ। मतलब देखो ये एक बेस है NaOH और ये एक एसिड HCl, दोनों की रिएक्शन हुई है। अब यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया है, मतलब इन दोनों के रिएक्शंस के बारे में कुछ लिखा है। देखो, पहला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ, कौन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। दूसरा, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ, लिख लो लिख लो लिख लो, मैंने बताया ना केमिस्ट्री में जो भी है बेटा लिख लो, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ। और अगला सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ, ठीक है, SO2। अब ये सब लिख लिया, बताना क्या है कि क्या इसमें से करेक्ट है। भाई सिंपल सी चीज, याद करो याद करो याद करो याद करो, ए से कुछ था, चैप्टर एसिड बेस में कुछ ए से था, ऐसी चीज जो एसिड से भी रिएक्ट कर ले, बेसिस से भी रिएक्ट कर ले। ए से क्या था, अमरपाली, अनुराधा, आस्था, अनुप्रिया, अनुश्री, अलंकृति, क्या क्या था, आ, अभी याद आया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या था, क्या था क्या था क्या था क्या था, नहीं याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा होगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन था, कई लोग को नहीं याद आ रहा होगा, कमेंट में बताना तुमको याद आया कि नहीं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड जो कि दोगले होते हैं, जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं, बेस से भी रिएक्ट करते हैं। और कितने हैं ये, तो सिर्फ 2 है, एनसीईआरटी में लिखा है, जाके देखना, जिंक का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का। तो मतलब यहां पर लिखा हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड भी और बेस भी, तो ये तो गलत हो गया ना, सिर्फ एल्यूमिनियम ऐसा कर सकता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का। मतलब स्टेटमेंट 1 और 3 केवल सही हैं, ठीक है। कौन सा, ये 1 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, 1 एंड 3, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है यार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आ जाओ आगे। अब ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ाना ही नहीं है, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे पूछा है कौन सा सही है। यहाँ पर मैंने टेबल ऑलरेडी पढ़ाई थी, टेबल में बताया था कि जो मिथाइल ऑरेंज है ये एसिड में रेड रहता है और न्यूट्रल में येलो रहता है, ठीक है। तो मतलब HCl में कैसा रहेगा, रेड, ये देखो ये वाला, और न्यूट्रल में
मतलब कि बेसिस में येलो, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बेस में ये कुछ भी नहीं करेगा, बस एसिड में रेड हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो, which of the following substance when dissolved in equal water of volume have the highest pH value? एक बात याद रखना, pH वैल्यू का मतलब क्या होता है? pH वैल्यू का एक रिलेशन मैंने बताया था। कई लोग बोलते हैं कि भैया pH वैल्यू मतलब कितना स्ट्रॉन्ग एसिड, अच्छी बात है, तुम्हें पता है। pH वैल्यू मतलब कितना ज्यादा H प्लस आयन, अच्छी बात है, पता है। पता है, ये जो तुम्हें पता है यही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पीएच आयन, पीएच और हाइड्रोजन आयन आपस में उल्टे हैं। मतलब जिसका जितना ज्यादा पीएच वो उतना ज्यादा बुरा एसिड, वीक एसिड। देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पीएच ज्यादा तो एसिडिटी कम। बट एक रिलेशन इससे निकल के आता है कि जिसका जितना ज्यादा पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उतना तगड़ा बेस। मतलब जितना पीएच ज्यादा उतना बेस ज्यादा। अरे भाई 7 पीएच न्यूट्रल होता है, 7 से ज्यादा 14 तरफ जाओ, 14 तरफ बेस। कम करो पीएच, करो ए 7 से के नीचे 7 6 5 4, क्या आता है? एसिड। मतलब पीएच का नंबर जितना ज्यादा उतना तगड़ा वो बेस होगा। अब यहां पे बताना क्या है, हाईएस्ट पीएच वैल्यू वाला कौन सा है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, कट कर दो, यहां भी एसिड लिखा है, कट कर दो। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MaOH2 या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सबको पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, इसका पीएच 14 होता है लगभग, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी तरीके से यार कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूं। व्हाई इज प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर? अरे भैया रोना आ गया भैया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखते हैं भाई, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो देखो, जहां तुम्हें कुछ ऐसा मिले कि जो तुमने नहीं पढ़ा है, जो तुम्हें नहीं आता है, तो उस चीज के बारे में क्या पढ़ा है वो लिख दो। मतलब तुमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में चैप्टर में क्या पढ़ा है? अरे भैया हमने ये पढ़ा है कि इसका होता है ऐसा कुछ फॉर्मूला, CaSO4.12H2O, ये आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेके घूमता है। और क्या पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, याद करो। एक रिएक्शन भी पढ़ी है भैया इसके रिलेटेड, क्या पढ़ी है कि CaSO4.12H2O में जब 3/2H2O मिला देते हैं ना भैया, तो ये बन जाता है क्या? CaSO4.2H2O। भैया हमने ये पढ़ा है कि जब इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब इतना 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 3/2H2O मिलाते हैं, तो ये बनता है .2H2O वाला। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम। तो क्या अब समझ में आ रहा है कुछ? देखा, हमने जो पढ़ा था हमने वो लिखा, और हमने अब सोचने की कोशिश करी कि क्यों इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखते होंगे, बंद करके क्यों? क्योंकि जब हम इसको खुले में रख रहे हैं, देखो, जब हमने इसको खुले में रखा, तो ये अपने आसपास के वाटर मॉलिक्यूल के साथ मुलाकात करके, संबंध बना करके, प्रेम संबंध, है ना, बहुत नजदीकी संबंध, जो तुम क्लास में बनाते हो, है ना, इस सेक्शन से उस सेक्शन में चिट्ठी भेज के, उस सेक्शन से इस सेक्शन में चिट्ठी भेज के, एक लड़की के थ्रू, सब पता है बेटा, हमने भी सब किया है ना, है ना, सब किया है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तुम्हारा शायद हो जाएगा, इधर देखो, इधर देख लो, जब आसपास के वाटर से मिलता है तो बना देता है जिप्सम। इसीलिए उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद रखते हैं, क्योंकि जब खुला रखोगे आसपास मॉइस्चर तो प्रेजेंट ही है, तो मॉइस्चर का वाटर आएगा और जिप्सम बन जाएगा, इसलिए इसको बंद रखते हैं एयर टाइट कंटेनर में। देखो, दिस मेक्स इट हार्ड एंड यूजलेस फॉर मोल्डिंग। जब इसको छोड़ दोगे तो आसपास का पानी, एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर मिलेगा और हार्ड बना देगा, यूजलेस बना देगा, और इसका काम नहीं हो पाएगा। अब एक बच्चा आ गया है हाथ में दूध का ग्लास लेके, हाथ में दूध का ग्लास लेके, ध्यान से बताओ क्वेश्चन क्या है। व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर? ये लाइम वाटर क्या है? जो वाटर को मिल्की बना देता है, याद करो, PCS, पानी प्लस चूना इक्वल स्लेड लाइम, पानी प्लस चूना इक्वल स्लेड लाइम। और स्लेड लाइम क्या था? यही लाइम वाटर ही स्लेड लाइम होता है, जिसका फॉर्मूला था CaOH ट्वाइस। पूछा गया है CO2 पास करा जाए लिमिट में तब क्या होगा, और एक्सेस में तब क्या होगा? ये चीज बड़ी सिंपल है, क्योंकि मैंने तुमको पढ़ाई है यार, जो पढ़ाया है वो पढ़ाया है। ये देखो, वन शॉट लेक्चर का है स्क्रीनशॉट, पढ़ाया है, जाके देखना। और फिर से बताता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या भैया, पीसीएस तो हमें पता है, देखो पानी, देखो पीसीएस पता है हमें कि पानी चूना मिलता है तो स्लेट लाइन बनता है। बट अब जब इस स्लेट लाइन में, जो स्लेट लाइन बन चुका है CaOH ट्वाइस, इसमें हम CO2 मिलाएंगे,
CO2 मिलाएंगे तो बन जाएगा क्या, अभी हमने देखा था भैया पीछे, कैल्शियम कार्बोनेट। यही रिएक्शन होती है व्हाइट वॉश वाली, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। बट जब इसमें एक्सेस CO2 मिला दोगे बेटा, क्या एक्सेस CO2 यानी रुक ही नहीं रहे हो, ये रिएक्शन हो गई है, CaCO3 बन गया है, बट रुक ही नहीं रहे हो, CO2 पे CO2 CO2 पे CO2 डाले जा रहे हो, तो क्या बन जाएगा, एक नई चीज बन जाएगी, इसको बोलते हैं CaHCO3। ये HCO3 ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अंतर क्या है कि ये सॉलिड होता है यानी प्रेसिपिटेट होता है, और ये एक्वस होता है यानी कि सॉलिड नहीं होता है, ये मिल जाता है उसी में, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये सॉलिड है प्रेसिपिटेट, और ये सॉलिड यानी प्रेसिपिटेट नहीं है, ये नहीं है, यही अंतर है। ये देख लो आ गया सामने, देखो ये वाला सॉल्यूबल है, ये वाला इनसॉल्यूबल है। आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखो। गिव द केमिकल नेम एंड फार्मूला एंड टू यूजर्स, केमिकल नेम बताओ, फार्मूला बताओ, टू यूजर्स बताओ, सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर किसको बोलते हैं बताओ, CaClO2, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ये नई एनसीईआरटी में लिखा है, पुरानी एनसीईआरटी में यही ऐसे लिखा होगा, CaOCl2, दोनों सही है। वॉशिंग सोडा में आओ, वॉशिंग सोडा क्या था, Na2CO3, और इसमें लगा था 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो ये सिंपल सी चीज है जो एनसीईआरटी में दी है, देखते रहोगे बार बार एनसीईआरटी, जितने बार उसको देखते हो तो ये याद हो जाएगा, सिंपल है। देखो ये, देखो ये यूजेस क्या है, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करो, और कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री में काम आओ, टेक्सटाइल में। ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है ना, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देता है, और एजेंट होता है हाउस होल्ड्स में, इंडस्ट्रीज में, वॉशिंग सोडा, यार तुम्हें बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, आई लव 14, आई लव द नंबर 14, व्हाई, व्हाई, क्योंकि थाला के भी ऊपर आता है, ये थाला 7, 14 उनका डबल, थाला के ऊपर आता है क्वेश्चन। व्हाट इज द क्लोर अल्कली प्रोसेस इन द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, आल्सो राइट वन यूज ऑफ ईच प्रोडक्ट। क्लोर अल्कली प्रोसेस, जैसे हमने देखा था, पानी चूना मिला रहे थे तो स्लेट लाइन बन रहा था। अब यहाँ हमें क्या मिलाना पता है, हमें यहाँ पर मिलाना 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 है, भैया क्या बता रहे हो, नमक नमक नमक, और पानी पानी पानी। नमक और पानी मिलाएंगे मतलब, नमक मतलब NaCl, और पानी पानी मतलब H2O। इस चीज को जो तुमने मिला करके तैयार किया बेटा, इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्राइन, ब्राइन 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 ब्राइन। याद कर लो, नमक पानी मिलाते हैं ब्राइन मिलता है। अब ये ब्राइन जो मिलता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, करंट लगा करके इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, तो क्या होगा, तो होगी क्लोरल प्रोसेस। देखो इधर से ब्राइन आ रहा है, ध्यान से देखो, इधर से ब्राइन आ रहा है, ब्राइन मतलब अभी बताया ना, ब्राइन मतलब क्या, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O इधर से डाला गया, ठीक है, इधर से डाला गया, और इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी गई। पूछा गया किधर क्या बनेगा बताओ, H2O तो पानी है, अंदर भी पानी है, इसको भूल जाओ। NaCl, NaCl में क्या क्या मॉलिक्यूल है, Na प्लस Cl माइनस, H2O में H प्लस, तो Cl और H प्लस कहां बनेगा भाई, देखो 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 देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बोलते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ। देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, कैथोड मतलब क्या होता है, नेगेटिव, एनोड मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ क्या आएगा, नेगेटिव चीज, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चीज आएगी, नेगेटिव मतलब ये Cl2, और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव जो कि है H2, क्योंकि Cl माइनस होता है नेगेटिव, और H2 का H प्लस होता है पॉजिटिव। सिंपल, समझ गए, यानी एनोड की तरफ Cl2 निकलेगा, कैथोड की तरफ हाइड्रोजन निकलेगा। वही चाव वाले में भी था ना, कैथोड के पास हाइड्रोजन, इसी रीजन से था, क्योंकि नेगेटिव के पास पॉजिटिव, ठीक है। और इधर इस साइड से ब्राइन कंटेनिंग NaOH निकल जाएगा, यानी बनती क्या क्या है, तीन चीजें, NaOH, H2 और Cl2, NaOH, H2, Cl2, सबका अलग अलग यूज होता है। देखो ये देखो, NaOH का यूज सोप और डिटर्जेंट में, Cl2 का वाटर प्यूरिफिकेशन और PVC में, और H2 का एमोनिया बनाने में, और एमोनिया किस काम आता है, फर्टिलाइजर के। ये डायग्राम बना देना एनसीईआरटी वाला, ध्यान से। आगे आ जाओ, क्वेश्चन 15, अब यही होता है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, इसी को तुम कॉम्पिटेंसी बोल लो, इसी को बेटा तुम कह लो कि ये रियल लाइफ क्वेश्चन है। रियल लाइफ क्यों, क्योंकि एक कैरेक्टर ला देंगे, एक फार्मर ला देंगे, ठीक है। एक फार्मर हमारा यहाँ पर देखो आ गया है, ये ये लेंचो, अरे लेंचो भाई साहब को भूल गए क्लास 10th के अंदर।
तुम यार अपने पापा को, मम्मी को, अपनी प्रेमिका को, अपनी दादी को, दादा को, सबको भूल सकते हो, लेकिन लेंचो, अरे भाई लेंचो को कैसे भूल सकते? लेंचो तो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर फोकस करो, चलो। A farmer, हंसी मजाक भी जरूरी है ना यार, आ जाओ। A farmer noticed that his crops were not growing properly. He tested the soil. He tested the soil. देखो उसका क्रॉप ग्रो नहीं हो रहा था, तो उसने सॉइल को टेस्ट किया, पीएच देखा कि उसका 4 है। कितना पीएच बेटा? 4 है। और 4 मतलब 7 से कम, मतलब वो कैसा है, ब्रैकेट में लिख लो, एसिड है उसकी सॉइल, थोड़ा एसिडिटी है उसमें, एसिड है, ठीक है। और अनदर केस में क्या हुआ, एक डेंटिस्ट था जिसने अपने पेशेंट को बताया, एक डेंटिस्ट अपने पेशेंट को बता रहा है कि एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्वीट, ज्यादा स्वीट खाओगे तो टूथ डीके हो जाएगा ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एसिड। ठीक है, एक तरफ एसिड सॉइल खराब कर रहा है, एक तरफ एसिड दांत खराब कर रहा है ज्यादा मीठा खाने से। इन साइंस क्लास चीकू लर्न दैट आवर बॉडी मेंटेन्स अ कांस्टेंट पीएच। चीकू ने पढ़ा कि कांस्टेंट पीएच हमारे बॉडी का होता है, और एक्वेटिक एनिमल्स का भी कांस्टेंट पीएच होता है। ऑल दिस मेड हर क्यूरियस अबाउट पीएच। ठीक है, इस तरीके का एक केस लिख दिया। अब ये कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, रियल लाइफ क्वेश्चन। पहला, व्हाई डज पीएच वैल्यू ऑफ 4 इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है पीएच वैल्यू ऑफ 4? कि सॉइल थोड़ी सी एसिडिटी के थ्रू गुजर रही है, थोड़ा एसिडिटी हो गया सॉइल को। हाउ कैन फार्मर ट्रीट, इसमें कोई बेस डाल दो, कोई बेस डाल दो, बेस डाल दो, जैसे सीएओ वगैरह डाल दो, ठीक है, या NaOH डाल दो, कोई भी बेस डाल दो ताकि एसिडिटी ठीक हो सके। अब इधर आओ, व्हाई डू टीथ स्टार्ट डिकेइंग, वी ईट टू मैनी स्वीट, ज्यादा मीठा खाओगे टूथ खराब होगा, क्यों? क्योंकि दांत में एक सब्सटेंस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। बेटा एनसीईआरटी में जाना, ये तुम्हें दिखेगा, क्या दिखेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है हमारे पूरे बॉडी का। बट जब इसमें पीएच वैल्यू कम हो जाती है, जब पीएच वैल्यू कम होती है, एसिडिटी बढ़ती है, तो ये कोरोड हो जाता है, खराब हो जाता है, और टूथ डीके स्टार्ट होता है। ठीक है, पीएच रेंज ऑफ बॉडी क्या है, ब्लड की क्या है, ब्लड का क्या है, 7 के आसपास, ठीक है, 7 के आसपास। और प्रॉपर एक्वेटिक एनिमल के लिए क्या है, 7 से 0.25 कम, 0.25 ज्यादा, मतलब 6.75 से लेके 7.25। ठीक है, आ जाओ, ये रहा तुम्हारा सारा का सारा आंसर। ये हमारे ब्लड का है, और देखो 6.5 से 8.5 लगभग, मतलब हमारा पीएच मेंटेन होना चाहिए, चाहे हमारा हो, चाहे हमारे ब्लड का हो, चाहे हमारे एक्वेटिक एनिमल्स का हो, सॉइल का हो, सब मेंटेन रहेगा तभी सही चलेगा। एसिडिटी होगी तो खराब हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा बेस होगा तो भी खराब हो जाएगा, बीच में रहना चाहिए, 7 के आसपास, 6.5 से 8.5 ऐसे रेंज में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, लाइफ प्रोसेस का, जो कि मेरा फेवरेट है, और इसका भी फेवरेट है क्योंकि ये इसके बारे में है, ह्यूमन बॉडी के बारे में। आ जाओ देखते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आ जाओ। पहला, which of the following statement are true about respiration? During inhalation, ribs move inward and diaphragm is raised. अब ये क्या है, इस डायग्राम से समझो। जब हम इनहेलेशन करते हैं, मतलब इनहेलेशन, सांस लेते हैं, इनहेलेशन, सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये जो डायफ्राग्म है, ऐसे देखो, सांस लो और नीचे हाथ लगाओ, नीचे 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 हाथ लगाओ, यहाँ पे लंग्स के पास हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। क्या होता है, डायफ्राग्म फ्लैट हो जाता है, जिससे जगह बनती है, ठीक है, फ्लैट। फिर जब सांस छोड़ोगे ना, गया भैया, मैं अभी मरते मरते बचा तुम्हें समझाने के चक्कर में। जब सांस छोड़ोगे तो देखोगे कुछ ऐसा यू शेप का ऐसा यहाँ बनेगा। देखो देखो देखो, अटक गया हाथ, क्यों बना? यू शेप का, उल्टा यू, उल्टा यू, उल्टा यू, देखो ये उल्टा यू क्यों बना, देखो 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 देखो, ये उल्टा यू, उल्टा यू, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये उल्टा यू बनेगा इधर, और इधर ये फ्लैट होने लग जाएगा, क्यों? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हम जगह बनाते हैं, जगह बनाने के क्या करेंगे, मसल को, डायफ्राम को नीचे करेंगे ताकि जगह बन जाए। जब सांस छोड़ेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे, और जब ये ऊपर आता है तो उल्टा यू के शेप में आता है, ऐसे उल्टा यू के शेप में। तो मतलब जब इनहेल करेंगे तब डायफ्राम ऐसा होगा। बट यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है कि इनहेल करने में रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड, डायफ्राम रेस हो जाएगा, नहीं, रेस कहाँ हो रहा है, रेस मतलब उठना, उठ कब रहा है, उठ कब रहा है, देखो, जब सांस हम लोग छोड़ रहे हैं, इसमें आउट ब्रीथ में, ठीक है, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। अब अगला, इन एल्वियोली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ठीक है भाई, ये तो सही है। देखो इस तरह का एल्वियोली होता है, ये हमारा पूरा एल्वियोली है, और इधर ब्लड वेसल ऐसे जाती है, कैपिलरी, इधर से CO2 चला जाएगा, O2 आ जाएगा, तो मतलब ये तो सही है दूसरा स्टेटमेंट। हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं,
हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा एफिनिटी होती है, एफिनिटी मतलब प्यार ज्यादा होता है, जाता है, फट से कंबाइन हो जाता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अब अगला, एल्वियोली इंक्रीज सरफेस एरिया, ये सही है। मतलब सही कौन सा है, 4 और 2। आंसर 4 और 2, 2 एंड 4। चलो आगे आओ, देखो इस तरह के लंबे लंबे एमसीक्यू हैं, बस ये टाइम लेंगे, हैं इजी। जैसे ये वाला क्या है, देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन है ना, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, अरे भाई ठीक है, ठीक है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आता है एरोबिक रेस्पिरेशन में ना, तब ये इनटेक ऑफ ऑक्सीजन वाले में ब्रेक डाउन होता है फूड का। अब पूछा क्या गया है, देखो, नेम द स्ट्रक्चर थ्रू व्हिच गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। ऐसा स्ट्रक्चर जिससे गैसेस एक्सचेंज हो प्लांट्स में और ह्यूमंस में। अभी हमने देखा ह्यूमंस में किसके थ्रू होता है, देखो यहाँ पे आओ, एल्वियोली के थ्रू, एल्वियोली, एल्वियोलस, इसके थ्रू होता है, ठीक है, ठीक है। और प्लांट में किसके थ्रू होता है, प्लांट में होता है स्टोमेटा के थ्रू, प्लांट में होता है स्टोमेटा के थ्रू, जो मैंने पढ़ाया था लाइफ प्रोसेस के वन शॉट में। ये बीच में पिंक पिंक कलर का स्टोमेटा होता है, ठीक है, जिसके आजू बाजू गार्ड सेल होती है। तो पहला आंसर मिल गया। अगला, स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, अभी देखा था पिछले में ही देखा था। डायफ्राग्म ही तो कंट्रोल कर रहा है, तो डायफ्राग्म और रिब्स की जो मसल है, ठीक है, जिसको इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। फिर व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच गैसियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट, प्लांट में किससे होता है, डिफ्यूजन, किससे, डिफ्यूजन। अब ये प्रोसेस जिसका नाम सी में दिया गया है, वो कैसा घुमा क्वेश्चन है कि जो प्रोसेस का नाम आपने सीन बताया, सी मतलब ये पॉइंट सी में क्या बताया, डिफ्यूजन। तो यही डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यही डिफ्यूजन क्यों स्वीटेबल नहीं है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि प्लांट में तो हो जाएगा ऐसे, प्लांट में हो जाएगा डिफ्यूजन, क्योंकि हर जगह पूरे प्लांट में स्टेम से भी डिफ्यूजन हो रहा है, लीफ से भी हो रहा है, हमारे अंदर नहीं होगा। हम अगर नाक से डिफ्यूजन लेंगे, नाक से लेंगे अगर, तो पूरे बॉडी में पहुंचाना है, मल्टी सेलुलर हैं हम, बहुत बड़े एनिमल है भाई, तो हमें मल्टी ऑर्गन एनिमल में पहुंचाने के लिए डिफ्यूजन नहीं कुछ और चाहिए होता है, ठीक है। फिर फिर हाउ इज दिस इंप्लीमेंटेड इन ह्यूमंस टू एंश्योर दैट ऑक्सीजन इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, कैसे होता है, कैसे होता है, कैसे होता है, कैसे होता है, देखो 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 देखो, हम ब्रीथिंग तो करते हैं, ये सांस लेना सिर्फ ब्रीथिंग है, लेकिन लंग्स में होते हैं एल्वियोलस, जो ब्लड वेसल में पहुंचा देते हैं एल्वियोलस की मदद से, और किस मदद से, हीमोग्लोबिन की मदद से। हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट अभी पढ़ा था हमने, आ जाओ, रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम कैन एब्सॉर्ब हीट या रिलीज हीट, या तो हम हीट एब्सॉर्ब करते हैं या तो हम हीट रिलीज करते हैं। पूछा गया डाइजेशन में क्या होता है, एब्सॉर्ब या रिलीज, डाइजेशन में क्या होता है बताओ, डाइजेशन में खाना बनता है, अरे बचता है खाना, तो गैस तो बनता है, हम खाते हैं, खाना पच जाता है डाइजेशन में, ठीक है, ठीक है। डाइजेशन में खाना पच जाता है, मतलब वहां एनर्जी देनी पड़ रही है। इधर आओ, आओ ये देखो, स्टोमेटा, डायफ्राग्म, डिफ्यूजन बिकॉज डिफ्यूजन इज स्लो प्रोसेस, और अगला एंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी या फिर हीट देनी पड़ती है, खाना पचाने के लिए भी एनर्जी लगती है। अब अगला आओ, क्वेश्चन नंबर 18, गिव टू रीजन व्हाई बाइल जूस कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्यों। भैया क्वेश्चन इजी है, बस तुम्हें ध्यान देना होगा अभी इस समय, कहीं और मत देखो लेफ्ट राइट, मम्मी क्या बोल रही, पापा क्या बोल रहे हैं, पूरा फोकस स्क्रीन पे रखो। क्या पूछा गया है, बाइल जूस क्यों इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया भी था लाइफ प्रोसेस में। मैं स्क्रीनशॉट इसीलिए लगा रहा हूँ कि बेटा जाके पढ़ लेना, प्लीज जाके पढ़ लेना। फैट्स के इमल्सिफिकेशन में काम आता है बाइल जूस, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या है, फैट्स के इमल्सिफिकेशन में, और जो एसिडिक फूड स्टमक से आता है, क्योंकि स्टमक में क्या होता है, HCl, वो जो खाना है HCl डलता है पेट के अंदर, इसको एसिडिक बन जाता है, इसको बेसिक यानी एल्कलाइन बनाता है कौन, यही बाइल जूस। और दूसरा फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, यानी इमल्सिफिकेशन। अब एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि कैसे ये पूरा ट्रांसपोर्ट होता है, डबल सर्कुलेशन, पुलमोनरी सर्कुलेशन, समझाओ, देखो कैसे। ये ट्रिक पूरे इंटरनेट पे चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, सिर्फ हमारे पास मिलेगी और आपको समझ आएगी, दैट इज माय गारंटी। आ जाओ, ऊपर बनाओ ट्रायंगल, क्या बनाओ, ट्रायंगल, बिंगो मैड एंगल्स। नीचे बनाओ रेक्टेंगल, और नीचे बनाओ सर्कल, ठीक है, इस तरह से बनाओ। अब याद रखना कि ये क्या है, ये है लंग्स, ये क्या है, ये है हार्ट, और ये क्या है, ये है बॉडी पार्ट्स। सर्कल क्या है, बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ठीक है भैया, बना लिया। अब देखो, ये हार्ट में मैंने 4 क्यों बनाया, क्योंकि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, हमने पढ़ा है। देखो मैं बीच में खड़ा हो जाता हूँ, देखो ऐसे खड़ा हो रहा हूँ साइड में। अब मेरे ये 4 चैम्बर कैसे हैं,
राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, और नीचे वाला राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लिख दो राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो, ए राइट आर्ट्रियम, इधर इस कोने पे लिखो ए, और इसके उल्टा इधर देखो, इधर ए तो इसके उल्टा इधर भी लिख दिया, और इधर लिखो वी, और वी इधर लिखा तो इसके उल्टा इधर आओ, डायगोनल पे आओ और इधर लिखो वी। अब इतना लिखने के बाद हमारी ट्रिक है रेडी। क्या किया हमने? सिंपल सा पहला ट्रायंगल, हार्ट और बॉडी पार्ट्स बनाए। बॉडी पार्ट्स बने हुए हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें बस 4 ऐसे डिवाइड कर देना, और लंग्स में भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, लंग्स को भी ऐसे शेड कर दो ताकि थोड़ा सुंदर लगे। अब देखो क्या करना है, ए ए वी वी। और अब इतना याद कर लो कि जब मैं बोलूं ए तुम बोलोगे वी, जब मैं बोलूं वी तुम बोलोगे ए, यानी पैटर्न हमारा रहेगा ए वी ऐसा। मतलब मतलब बस एरो बनाते जाओ। देखो ये बॉडी है, बॉडी से वी, बॉडी से कहां गया वी, बॉडी से कहां गया वी, और वी जब मैं बोलूंगा तुम क्या बोलोगे? ए वी ए, वी के बाद ए, मतलब जब इधर जाएगा तो आर्ट्रियम में जाएगा, वी वेंट्रिकल में नहीं, क्योंकि वी है। वी के बाद गया ए आर्ट्रियम, अब ए है, ए के बाद गया वी। देखो बॉडी पार्ट से वी के बाद ए के बाद वी। अब मैंने क्या बोला? जब मैं बोलूंगा ए, जब मैं बोलूंगा ए तुम वी, जब मैं बोलूंगा वी तुम ए, ये क्या आ रहा है? वी यहां पे आ रहा है, वी के बाद ए, ये यहां गया। ठीक है, फिर ए के बाद कहा? लंग्स के थ्रू होते हुए वी, वी के बाद किधर जाएगा जल्दी बोलो? वी के बाद ए आर्ट्रियम, क्योंकि ए है। फिर ए के बाद वी कहां है? ये नीचे वी। फिर वी के बाद ए ए, और फिर ए से वापस बॉडी पार्ट्स। ये पूरा मूवमेंट है, ये देखो एरो बना दो। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा ब्लड का मूवमेंट है, जिससे हम समझ सकते हैं। अब इसके पूरे फुल फॉर्म लिख सकते हो तुम आराम से। ठीक है, फुल फॉर्म तुम आराम से लिख सकते हो। जैसे ये बॉडी से ले जा रही है कौन सी वीन? कौन सी वीन? ये क्या है? ये है वेना, ये क्या है? वेना कावा। ठीक है, ये लंग्स की तरफ लेके जा रहा है कौन? ये लंग्स की तरफ कौन लेके जा रहा है? बताओ 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 बताओ, जल्दी दिमाग लगाओ यार। ये क्या है? क्या है? बॉडी से लेके जा रहा है जो वेना कावा। और ये क्या है? पुल्मोनरी आर्टरी। क्या? पुल्मोनरी आर्टरी, जो लंग्स के पार्ट्स वाली आर्टरी होती है। ये क्या है? पुल्मोनरी वीन। ठीक है, पुल्मोनरी वीन। और ये क्या है? अओर्टा। तो हमने पूरा का पूरा अपनी ट्रिक से समझ लिया। देखो मैं ट्रिक तुम्हें इसीलिए समझाई कि तुम्हें पूरा ना रटना पड़े, इस तरह का पूरा सिस्टम ना रटना पड़े, इसलिए ये बता दिया। यही सब कुछ इधर इस डायग्राम में बना है, और ये लिखा हुआ है कि भाई 4 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं, इसमें सारा का सारा सर्कुलेशन होता है। और देखो ऊपर का लंग्स वाला सर्कुलेशन है, ये जो लंग्स वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वीन्स में हो रहा है। नीचे वाला जो होता है ये होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक। और पुल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दो सर्कुलेशन हो गए, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, रैपिंग कर लो अपने लिए अगर समझ में आ गया है, क्योंकि ये बड़ा मजेदार सा ट्रिक था। चलो 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 चलो, हाउ डू प्लांट्स रिमूव दियर वेस्ट? इजी है भाई, जैसे तुम जाके फ्लश करते हो, ये लोग अपने हर बॉडी पार्ट से वेस्ट निकालते हैं। ओल्ड लीव्स में जो गिर जाती हैं पतझड़ के मौसम में, CO2 निकालते हैं ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन निकालते हैं, रिलीजिंग गैस लाइक ऑक्सीजन एंड CO2 थ्रू स्टोमेटा। तुम्हें क्या लग रहा है ऑक्सीजन ही निकालते हैं? सिर्फ सिर्फ हम ऑक्सीजन लेते हैं? नहीं, दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं, रात को CO2। इसीलिए रात में पेड़ के पास नहीं सोया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो CO2 निकालते हैं रात को। एंड एक्सक्रीशन रेजिन्स एंड गम्स। और फिर चौथा भी याद कर लो, फ्रूट्स। तो ये फ्रूट्स गिरा देते हैं, पेड़ से गिर जाता है एप्पल, ये क्या है? ये उनका वेस्ट है, इसीलिए वो गिराते हैं। नेम द ऑर्गन दैट फॉर्म एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सप्लेन करो यूरिन कैसे बनता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन सिंपल से हैं। अरे यार, एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन है हमारा आईफोन। आईफोन देखो 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 देखो, मैं ऐसे समझा रहा हूँ सिंपल। ये आईफोन है हमारा, आई लिख देता हूँ आईफोन। ये आईफोन ऐसे वायर से लगा होता है चार्जर में, सी लिख दे रहा हूँ। आईफोन किससे लगा होता है? चार्जर में। बिल्कुल उसी तरीके का सेटअप है, बिल्कुल उसी तरीके का। देखो ये आईफोन, ठीक है, आई लिख दे रहा हूँ, ये लगा हुआ है नीचे चार्जर में, बिल्कुल वही सेटअप है। ध्यान से देखो, आईस फोन जैसा क्या दिख रहा है तुम्हें? किडनी। ठीक है, किडनी। और किडनी किस वायर से लगी है? इस वायर को बोलते हैं यूरेटर। और जिसमें नीचे लगी है इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी एक, एक अबे दो, एक तुम्हारी निकल गई क्या? दो है। देखो दो किडनी है, वन टू वन टू।
तो यूरेटर में जाती हुई ये पाइप है यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, और नीचे जो एग्जिट पॉइंट है ये है यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा। चलो, अब ये रहा कि भैया कैसे बनता है यूरिन, बताओ। 3 सिंपल स्टेप्स में बनता है। अभी हम इसका पूरा फंक्शन हम आगे समझेंगे। 3 सिंपल स्टेप्स में बनता है, जो कि है पहला। आ जाओ भाई, इसमें समझाना पड़ेगा, वरना तुम कहोगे भैया समझ नहीं आया, जल्दी बताओ। देखो, देखो, पहले ब्लड आता है। ब्लड बहुत तेज से आता है, बहुत तेज से आता है। ये क्या है, ये क्या है, देखो। ये रेड क्या है, जो पूरा गुच्छा बना है, ये रेड रेड है रीनल आर्टरी। जैसे वहां पे पुल्मोनरी वीन्स में बोल रहा था, पुल्मोनरी वीन्स, जहां भी पुल्मोनरी वर्ड आए समझ जाना वो लंग्स की बात हो रही है, लंग्स की। और जहां भी रीनल वर्ड आए, रीनल, RENAL, रीनल वर्ड, वो मतलब होता है किडनी का। रीनल आर्टरी आई, ऐसे गोल 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 घूम गई, गुच्छा बना ली, इस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब इसी में ब्लड आता है इतना तेज से, इस गुच्छे में घूमता तो है, बट थोड़ा थोड़ा ब्लड इससे छन करके, इस गुच्छे से छन करके ये पीले पीले वाले पार्ट में देखो आ जाता है। पीले पीले वाले पार्ट में आ जाता है। यही पीला पार्ट क्या है, नेफ्रॉन, पूरा का पूरा नेफ्रॉन है पीला पार्ट। और ये जो लाल नीला लगा ये क्या है, वीन्स और आर्टरीज। रीनल आर्टरी है लाल वाला, रीनल वीन है नीला वाला। देखो होता क्या है, रीनल आर्टरी का गुच्छा था जिसमें ब्लड आता है। ब्लड आया तो इस गुच्छे में देखो, आया तो, लेकिन कुछ छोटा 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 थोड़ा 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 ब्लड से कुछ पार्टिकल्स निकल गए, जिसमें कुछ न्यूट्रिशन भी है कुछ वेस्ट भी है। अब करना क्या है, न्यूट्रिशन को वापस लेना है, क्योंकि ये जो भी पीले वाले पाइप में आएगा ये आखिर में बन जाएगा यूरिन। तो हम नहीं चाहते कि यूरिन में हमारे न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाएं, इसलिए न्यूट्रिएंट्स को वापस लेना है। वो वापस कौन लेता है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है कैपिलरीज का, ये आर्टरी, ये वीन्स, कैपिलरीज लगी हुई हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को वापस लेंगी। मतलब स्टेप 1 कि यहाँ पर होगा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं स्टेप नंबर 1 को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्यों, क्योंकि ग्लोमेरुलस से ब्लड पास होकर फिल्टर हो रहा है। फिर दूसरा 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 सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या है, सिलेक्टिव, सिलेक्ट करो और तब रीअब्सॉर्ब करो। क्या रीअब्सॉर्ब करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट को जाने देते हैं। ठीक है, यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही देखो पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल दो। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सारा कुछ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आता है। ठीक है, फिर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब जो भी और तीसरा पार्ट क्या है, जो भी काम का है वो वापस ले लिया जाएगा। और ये हमारा आंसर है। चलो, क्वेश्चन 22, एक खूबसूरत सी नेहा आ गई। अभी जो प्रोसेस है ना पूरा, हम आगे भी समझेंगे, परेशान मत होना, आगे भी समझेंगे। बस एक चीज यहाँ पे याद कर लेना कि अगर कोई पूछे कि यूरिन किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कितना पानी पिया है, यानी कितना H2O है बॉडी में। देखो, H2O ज्यादा रहेगा तो रीअब्सॉर्ब करेंगी सारी की सारी जो आसपास रीनल वेन्स और रीनल आर्टरीज लगी हैं, तो ज्यादा तुम्हारा टॉयलेट जाना पड़ेगा, ज्यादा यूरिन होगी। H2O ज्यादा तो यूरिन ज्यादा, H2O ज्यादा तो यूरिन ज्यादा। लेकिन अगर पानी कम पियोगे बेटा तो यूरिन भी कम जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो पढ़ो इसको, क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ो। नेहा कंज्यूम्स बॉइल्ड स्वीट पोटैटोस। क्या कंज्यूम्स नेहा कंज्यूम्स बॉइल्ड स्वीट पोटैटो एंड बॉइल्ड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। अब बताना है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है बताना है, बताओ। पहला, विच ऑफ दिस फूड आइटम इज रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन किसमें होगा, अरे भाई बॉइल्ड एग्स में होगा, सिंपल सी बात। एंड विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज डाइजेशन ऑफ दिस कंपोनेंट। डाइजेशन कहाँ पे होता है प्रोटीन का, याद करो मैंने बोला था कि हमारे पेट में होती है पेप्सी। और जैसे ही हम पेप्सी देखते हैं बोलते हैं, जैसे ही हम पेप्सी देखते हैं बोलते हैं क्या, जैसे ही मैं पेप्सी देखता हूं मेरा पेट जो है वो बोलता है पेप्सी तेरी है। मतलब कि उसमें 3 चीजें हैं बेटा, पेप्सिन, म्यूकस और H से HCl। मतलब पेट में 3 चीजें होती है, ये ट्रिक है, पेप्सी मेरी है, पेप्सिन, म्यूकस, HCl। अब ये जो पेप्सिन है ना, यही काम करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। तो प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ चालू हो जाता है पेट में। ठीक है, फिर उसके बाद जब नीचे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेट के नीचे, तो वहां पर हमारा आता है पैनक्रियाज अपना ट्रिप्सिन लेके, उसका ट्रिप्सिन भी काम करता है। यानी पूरी जर्नी में 2 चीजें काम करेंगी, पहला पेप्सिन और दूसरा ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन किससे निकलता है, पैनक्रियाज से। तो ये हो गया प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में। पूरा मैंने ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ाया है यार, देखो आ जाओ इधर, पूरा ट्रिक्स के साथ पढ़ाया, लाइफ प्रोसेस का वन शॉट देख लेना, मजा आ जाएगा बहुत। चलो, फिर अगला, नेम द एंजाइम, बता दिया एंजाइम।
और ग्लैंड, ग्लैंड कौन कौन सा है? पहला पेट है, स्टमक, जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, तो पेप्सिन निकालेगा, और दूसरा पैनक्रियास, ठीक है। फिर विच ऑफ दिस फूड आइटम कंटेन फैट्स, हाउ इज इट डाइजेस्टेड? फैट किसमें होगा? बॉइल्ड एग्स में या स्वीट पोटैटो में? बताओ 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 बताओ। स्वीट पोटैटो में तो सिर्फ कार्ब्स वगैरह होगा, फैट भी आगे में ही होगा। कैसे डाइजेस्ट होगा बताओ? कैसे डाइजेस्ट होगा फैट? कैसे? इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बताया था पेप्सी मेरी है, इसके साथ क्या बताया था अभी पहले पढ़ाया था? बाइल जूस। लीवर क्या निकालता है? बाइल। वही बाइल जो लीवर से निकलता है, वही तो फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है, तो लीवर का बाइल जूस काम आएगा। फिर अगला, द फिगर गिवन बेलो रिप्रेजेंट्स पार्ट्स। कौन सा फिगर? ये मैं लिखा है, द फिगर गिवन बेलो रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ये फिगर नहीं, ये फिगर नहीं गधे, आगे बढ़ आगे, ये फिगर आगे देख, ये फिगर की बात हो रही है गधे, इधर देख। अच्छा, ये फिगर में कुछ कुछ चीजें लिखी है, LMNOP। पूछना क्या है ये देखो, पूछा है which of these parts will have the maximum amount of digested food as soon as procession of digestion is complete। मतलब जब डाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तो इनमें से चारों में से पांचों में से कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा फूड प्रेजेंट होगा? तुम्हें लग रहा होगा कि भैया आखिरी में जो पार्ट आता है वही ज्यादा फूड रहेगा। आखिरी में क्या आता है? ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे बना हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन या एनस, ये सब में रहेगा नहीं। डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है? मैंने बताया था कि यहाँ पर मुंह में ऑलरेडी डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे? बक्कल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टार्च के डाइजेशन के साथ। और ये ओ जो बना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो डाइजेस्टेड फूड बैठा होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। उस लार्ज इंटेस्टाइन में पता है क्या होता है? ये जो लार्ज रहे हैं, इसमें बस वो जाता है पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए, बस पानी एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद तो फ्लश होकर के सीधे प्रणाम। ये तुम्हारे सारे के सारे आंसर्स हैं। ये मैं आंसर बेटा देखो समझा रहा हूँ, आंसर मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर ये ऐसे दिखा रहा हूँ ताकि तुम एग्जाम में इस तरह से लिख पाओ, ठीक है ना। देखो, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि तुम्हें आंसर जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उसको रटो। इंपॉर्टेंट है जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको समझो, क्योंकि उससे रिलेटेड कैसे भी घुमा करके क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हैं, लगभग आधा कंप्लीट होने वाला है। 25 क्वेश्चन देखो। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में भाई ऑलरेडी हमने देख लिया है, ठीक है, ऑलरेडी हमने देख लिया है किस तरह का नेफ्रॉन होता है। यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, फिर लूप में क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन होगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, फिर आखिर में क्या होगा? ये कलेक्टिंग डक्ट है, आखिर में जो भी आएगा यहाँ पे वो यूरिन बन जाएगा। पहला, दूसरा, आपका आंसर हुआ कंप्लीट। और अब हम आ गए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। यार ये बड़ा मजेदार चैप्टर है कि भाई दिमाग कैसे काम करता है, बॉडी कैसे काम करती है, कैसा कोऑर्डिनेशन है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, कौन रिस्पॉन्सिबल रिफ्लेक्स एक्शन में? ब्रेन नहीं, सेरेबेलम, हार्ट तो बिल्कुल भी नहीं, स्पाइनल कॉर्ड। ये डायग्राम देखा होगा, इसमें स्पाइनल कॉर्ड ही है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। आगे आओ, आगे आओ। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल? ब्लड शुगर लेवल को कम कौन करता है? ग्लूकागॉन। हाँ, ग्लूकागॉन बढ़ाता है। इंसुलिन, डी। जब किसी शुगर वाले पेशेंट को देखोगे इसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल कम करता है। और बाकी सारे हार्मोन्स के यहाँ पर सारे के सारे फंक्शन लिखे हैं, इस चार्ट को ध्यान से देखना। चलो आगे, वाई आर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रीफर्ड ओवर केमिकल सिग्नल? देखो हमारे दिमाग में दो तरीके का फंक्शन है, एक केमिकल सिग्नल है जो कि हार्मोन वाला है, और एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जो कि नर्वस सिस्टम वाला है। दोनों के अपने अपने काम है, ध्यान से देखो, ये डिफरेंस भी आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने लगा दिया। देखो, नर्वस सिस्टम, इंफॉर्मेशन इज कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। इसमें फायदा क्या है? एक्सॉन डेंड्राइट ये सब मिल करके करते हैं। जो रिस्पॉन्स है वो क्विक है। अरे भाई जो भी हम दिमाग से सोचते हैं, अगर मेरा मन है कि यहाँ से मैं किताब उठा लूं, तुरंत उठा लूंगा। अगर मेरा मन है कि मैं इसको उठा लूं, तुरंत उठा लूंगा। तो ये क्या हुआ? तुरंत हमने से तुरंत हो गया। लेकिन क्या हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है तुरंत ही ऐसे हार्मोन डालता है और तुरंत ही हमारी क्या हाइट बढ़ने लग जाती है? नहीं, ग्रोथ हार्मोन हाइट बढ़ाने के लिए होता है, और धीरे 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 एज के साथ बढ़ाता है। मतलब यहाँ पे फास्ट रिस्पॉन्स होता है, यहाँ पे स्लो रिस्पॉन्स होता है। ब्लड के थ्रू हार्मोन आते हैं, केमिकल मैसेज होता है ये, ठीक है, क्योंकि हार्मोन एक केमिकल है। और इसका इफेक्ट शॉर्ट लिव्ड होता है भाई, इसका शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट है। उठाया रख दिया, ये नहीं कि मैं उठाता ऐसे ऐसे रहूंगा और उठा के रखे रहूंगा, नहीं। शॉर्ट लिव्ड यानी उठाया रख दिया, फिर ये उठाया रख दिया, खत्म। बट इसका लॉन्ग इफेक्ट होता है, प्रोलॉन्ग। ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है तो जीवन भर हमारी थोड़ी थोड़ी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। हार्मोनल इफेक्ट प्रोलॉन्ग होता है। अब हमसे पूछा गया था, ये तो मैंने डिफरेंस बता दिया। पूछना था कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स
क्यों प्रीफर किया जाता है बताओ? क्योंकि भाई हमें सारे काम ऑफ कोर्स स्लो नहीं करने हैं, कुछ कुछ काम जल्दी करने होते हैं, जिसके लिए अगर हमारा हार्मोन काम करेगा तो बहुत स्लो स्लो ब्लड के थ्रू आएगा। और सोचो, हार्मोन हमारा मान लो किसी एक पार्ट से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा हार्मोन निकल रहा है, ग्रोथ हार्मोन। अब वहां से निकल रहा है पूरी बॉडी में पहुंचते पहुंचते ब्लड के थ्रू बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए फास्ट एक्शन के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, ठीक है। क्योंकि अगर कभी इमरजेंसी हो गई, जैसे किसी हॉट चीज को टच कर लिया, अब हॉट चीज को टच करने का मतलब दिशा पाटनी को टच कर लिया नहीं, कोई गर्म चीज यार, जैसे ये ब्लैक ब्लैक कलर का कोई मेटल है, गर्म है, तुरंत हाथ लाना है तो मतलब काम क्या आएगा वहां पे? वहां पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स काम आएगा। केमिकल सिग्नल टेक टू मच टाइम टू ट्रेवल थ्रू ब्लड, इसलिए चलो। नेम टू पार्ट, नेम टू हार्मोन क्या था? नेम टू प्लांट हार्मोन एंड देयर फंक्शन। एक तो मैं अचानक से ऐसे अपनी ही शक्ल देख के डर जाता हूँ। ये क्यों लगाया मैंने? अरे बताने के लिए कि एक निमोनिक है केज ए। केज ए कौन सा केज? ए केज। आ केज या केज ए बोल दो, जिससे सारे हार्मोन होते हैं, जो मैंने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के एनिमेटेड लेक्चर में पढ़ाया है बेटा, देखना पढ़ना। क्या है इसमें देखो, केज सी से साइटोकिनिन, ए से ऑक्सिन, जी से जिबरेलिन, ई से इथिलीन और ए से एब्सिसिक एसिड। ये सारे 5 एसिड होते हैं, बस इतना नहीं, बस 5 ही एसिड हैं, मतलब 5 ही हार्मोन्स हैं प्लांट के, और ये इनका फंक्शन है, किसी दो के लिखना है। ऑक्सिन का लिख दो, एलोंगेशन और बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, लाइट की तरफ बेंड हो जाता है, जहां भी ऑक्सिन बनेगा लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा। और जिबरेलिन क्या करता है? ये स्टेम इलोंगेशन और सीड डोरमेंसी को तोड़ता है। चल, अब ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? देखो, अपने सिर में से मारो, ठक 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 ठक, मतलब देखो, जिसके पास दिमाग होगा तो पता चल रहा होगा कि हल्का हल्का पेन हो रहा है, बट हमारे दिमाग को चोट नहीं लग रही है, सिर को लग रही है। तो सिर मतलब स्कल को, स्कल मतलब क्रेनियम। देखो ये ब्रेन है, ब्रेन के बाहर क्या है? ये सारी लेयर्स लगी हुई है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। कैसे कैसे होता है प्रोटेक्शन? एनिमेटेड लेक्चर में पढ़ाया था बेटा, इसीलिए सीधे लगा दिया स्क्रीनशॉट। देखो, पहला क्रेनियम यानी स्कल, हमारा स्कल बाहर हमें बचा रहा है। फिर उसके बाद मेनिंजेस, मेनिंजेस यानी मेम्ब्रेन, 3 लेयर होती हैं, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेकनॉइड, 3 लेयर है, ठीक है। फिर आखिरी में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एक फ्लूइड भी है स्कल और ब्रेन के बीच में, जो ये लेयर्स हैं, ये लेयर्स को बोलते हैं मेनिंजेस, मेम्ब्रेन। इसके बीच में एक फ्लूइड भी है, जो फ्लूइड क्या करता है? शॉक और इंजरी से बचाता है, न्यूट्रिएंट और वेस्ट का एक्सचेंज करता है, और एक प्रेशर मेंटेन करके रखता है, ताकि एक शेप रहे दिमाग का, दिमाग का एक शेप भी मेंटेन करके रखता है। चलो, वही यहां पर तुम्हारा लिखा हुआ है, यहां से ध्यान से पढ़ सकते हो। आ जाओ आगे। व्हाट हैपेंस एट सिनेप्स? सिनेप्स पे क्या होता है? ये सारे फंक्शन है एक न्यूरॉन के पार्ट्स के। सिनेप्स पे हम देखते हैं होता क्या है। अब देखो, तुम्हें जहां भी DAN दिखता होगा, तुम आगे कुछ लगा लेते होगे, डैन, पकड़ लिया, डैन याद रख, बस उसके आगे कुछ लगाना नहीं है, डैन नहीं, सिर्फ डैन, डैन 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 डैन, ठीक है, डैन बोलना है बस। क्या बोलना है? डैन। क्या बोलना है? डैन। क्लियर है? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, चलो। डैन 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 डैन, देखो, ए एन, डी ए एन, ठीक है। हमने बोला डैन डैन, डी से क्या? डी से क्या? डेंड्राइट, ए से एक्सॉन, एन से नर्व एंडिंग। अब फिर से डेंडॉन, डेंडॉन, अबे डेंड्राइट, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। ये डैन है हमारे 3 पार्ट्स हर एक न्यूरॉन के। देखो, ये एक है और ये दूसरा है। एक और दूसरे के बीच में यहां पर ये जो मिलन हो रहा है बेटा, यही कहलाता है सिनेप्स। और होता क्या है? जो डेंड्राइट होता है बाहर वाला, ध्यान से देखो, ये देखो मेरा हाथ इस तरह का दिख रहा है, ये देखो, ये डेंड्राइट है। ये डेंड्राइट क्या करता है? ऐसे केमिकल मैसेज लेता है, केमिकल मैसेज, और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफर करता है। कैसा? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, मतलब ये जो लंबा वाला एक्सॉन है बीच का, देखो, ये जो लंबा वाला एक्सॉन है बीच का, इसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स की तरीके ट्रेवल होगा। यहां से इस छोटे छोटे पार्टिकल से, ये जो लाइन है थोड़ी थोड़ी डेंड्राइट्स, यहां से केमिकल मैसेज आया, फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स की तरह पास हुआ, और आखिर में ये जो नर्व एंडिंग है, इससे निकल गया। इससे जब निकला तो ये दूसरे वाले के पास जाना चाहिए था, लेकिन बीच में एक गैप होता है, इसी को बोलते हैं सिनेप्स, जहां पर थोड़ा बहुत न्यूरो होते हैं, जैसे डोपामीन, जो तुमने बहुत बार सुना होगा। समझ में आई बात? चलो पढ़ लो इसको, इजी सा आंसर है इसका भाई, बिल्कुल इजी सा। कि impulse are transmitted across synapse, a microscopic gap, एक छोटा सा क्या होता है? गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में, बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। और केमिकल सब्सटेंस भी उसके अंदर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। जब एक्ट होता है स्टिमुलस, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके बाद इलेक्ट्रिकल इंपल्स आती है, जैसा मैंने बताया। केमिकल रिएक्शन हुआ डेंड्राइट पे, देखो, डेंड्राइट पे केमिकल रिएक्शन,
फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू आएगा आएगा आएगा, फिर नर्व एंडिंग, आखिरी में निकला था नर्व एंडिंग पाया, फिर कूद गया सिनेप्स के अंदर, फिर वो कहां चला गया, अगले पे। चल, क्वेश्चन 30, some plants like pea plants have tendrils which help them to climb। क्यों क्यों कुछ प्लांट्स क्लाइम कर पाते हैं, देखो इस तरह से क्लाइम करते हैं, देखो क्लाइम करते हैं, क्यों क्यों क्लाइम करते हैं, पता है क्यों क्लाइम करते हैं? क्योंकि उसमें होता है ऑक्सिन का कमाल। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन, 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 याद कर लो बेटा, याद कर लो। और वैसे भी जहां पर भी एक्स होता है तुम्हें याद ही रहता है, हाँ, जहां पे एक्स होता है तुम्हें याद होता है, तो याद कर लो ऑक्सिन, कमाल ऑक्सिन का है। कैसे? देखो 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 देखो, मान लो मान लो कि ये है हमारा क्या, प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट। अब जिधर ये कोई चीज है, देखो ये हाथ मेरा कोई चीज है, ये क्या है, प्लांट है। जिधर ये टच कर देगा, जिधर ये टच कर देगा, जिधर ये टच कर देगा, क्या होगा? ज्यादा बनने लग जाएगा ऑक्सीजन, इसलिए ये बेंड होके कर्ल कर लेगा। देखो जहां पर भी आया सपोर्ट, उधर ही उसके अपोजिट साइड पे देखो, इस तरफ आया, इस तरफ कोई चीज टच हुई, ये ऑब्जेक्ट है, ये गोला गोला ऑब्जेक्ट है, ये गोला गोला ऑब्जेक्ट है, इधर टच हुआ, इस साइड टच हुआ, तो इस साइड नहीं, इस साइड नहीं होगा, इसका जो अपोजिट साइड है ये वाला, देखो ये वाला, इधर रैपिड सेल ग्रोथ होगी, क्योंकि इधर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा। और सोचो इधर से सेल ग्रोथ हो रही है, बढ़ती जा रही है, बट इधर इतनी नहीं है, तो ऑफकोर्स ये ऐसे झुक जाएगा, और झुकेगा, इसको पूरा कर्ल अप कर लेगा, टेंडल बना लेगा और क्लाइंब कर जाएगा। ये ऑक्सीजन की वजह से सब कुछ होता है, देखो लिखा है, ऑक्सीजन इज अ प्लांट हार्मोन सिंथेसाइज्ड as shoot tape aiding in cell elongation, tendril process because cell capable of detecting contact। कांटेक्ट में आती है, वैसे ही कांटेक्ट में आती है, तो साइड ऑफ टेंड्रिल टचिंग द ऑब्जेक्ट्स ग्रो मोर स्लोली, जो टच कर रहा ऑब्जेक्ट को वो तो ग्रो नहीं करता है, बट ऑपोजिट साइड बहुत ज्यादा तरीके से तेजी से ग्रो होता है, जिसके बाद टेंड्रिल्स बन जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को बताओ क्या होता है? भैया कुछ नहीं होता है। क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अरे यार, तुमने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं सॉरी, हर चीज पढ़ते थोड़ी है, कोई चीज हम देखते भी हैं। छोटा भीम में देखा होगा कालिया, अब इसके बगल में होते हैं क्या? अरे दो ठोस के चेले चपाटे रहते हैं ना इसके बगल में, क्या? ढोलू और भोलू। तो उसी तरीके से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके दो चेले चपाटे हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखो 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 देखो, ये है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। होता क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड हमारा कालिया है। अब इसका एक दोस्त ये है मोटर न्यूरॉन, और एक दोस्त ये है कौन सा, देखो एक दोस्त मोटर न्यूरॉन और एक दोस्त सेंसरी न्यूरॉन। होता क्या है, जब भी हम कुछ टच करते हैं, मान लो ये चीज कोई गर्म सी चीज थी, ये मुझे टच करी, ये मुझे टच करी, मैंने हटाया, कैसे हटाया, कैसे? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन है, ये मेरा हाथ हटाना एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इतना फास्ट क्यों हो पाया? क्योंकि जैसे ही गरम गरम टच हुआ, मेरे स्किन में रिसेप्टर है, और रिसेप्टर में लगा हुआ है, रिसेप्टर में लगा हुआ है सेंसरी न्यूरॉन। देखो रिसेप्टर है, गरम 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 टच हुआ, सेंसरी न्यूरॉन तुरंत ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कहां, स्पाइनल कॉर्ड में। सेंसरी न्यूरॉन ने कहा पहुंचाया, स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड में ये जो सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन पहुंचाई, फिर ये इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के थ्रू आती है मसल पे, और ये मसल तुरंत ही हाथ हटा लेती है। और जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को जोड़ के रखे बीच वाला होता है रिले न्यूरॉन, रिले इंफॉर्मेशन पहुंचा देना, रिले न्यूरॉन। ये कहां पे होता है ये पूरा का पूरा एक्शन? स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है, ध्यान से देख लो। विद इन द नर्वस सिस्टम कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है, इसमें कोई भी कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्शन इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। आ जाओ, ऐश, ऐश आ गई यार, ऐश आ गई, तो सलमान भाई को भी नहीं मिली, वो तुम्हें मिल जाएगी। बस ध्यान से ये क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ यार, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा जब तक, जब तक अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। ना वो क्रश बात करेगी, ना वो एक्स बात करेगी, ना वो तुम्हारी नूर हूर की परी बात करेगी, क्योंकि सबको सब कुछ मिलता है, ऐसा गाना है ना, वही गाना गाओगे। बहुत क्रिंज बातें हो गई, अब इधर आओ, इधर आओ, देखो क्या 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 क्या, एस रनिंग अ स्कूल रेस, एज द रेस बिगेन हर हार्ट बीट इंक्रीज, इंक्रीज हो गई हार्ट बीट, स्वेटिंग होने लग गई, और आफ्टर द रेस हर बॉडी स्लो रिटर्न टू नॉर्मल। मतलब कोई भी रेस करता है करता है करता है, बॉडी हार्ट बीट बढ़ती है, स्वेटिंग होती है, फिर नॉर्मल रहते हैं कुछ देर बाद। अब इस पे सवाल आया है, देखो सिचुएशन पे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, इसी को कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बोल देते हैं।
विच टू सिस्टम इन ऐश बॉडी। अब ये सिस्टम जो लिखा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि एलविस भाई वाला सिस्टम, ठीक है, वो गंवारों का सिस्टम है। पढ़े लिखे लोग कुछ और सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। वो आर्मी वार्मी जो है गंवारों वाली आर्मी है। असली में एक ही आर्मी है, वो है इंडियन आर्मी। इधर फोकस कर लो। Which two system in Ash body were mainly responsible for handling the situation? बताओ कौन से दो सिस्टम ने हैंडल किया? अभी पहले बताया ना इसमें टेबल बना करके। कौन सा सिस्टम? एक नर्वस सिस्टम है, एक एंडोक्राइन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंपल्स वाला, फट 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 काम होता है, ये उठाया, ये रखा, ये किया, वो किया। और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन वाला सिस्टम, जिसमें स्लो स्लो ग्रोथ हार्मोन स्लो निकलता है, ठीक है ना। आओ आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कौन सा रिस्पॉन्सिबल है बताओ? कौन से दो सिस्टम? पहला एंडोक्राइन और दूसरा नर्वस सिस्टम। फिर विच नेम द हार्मोन इन्वॉल्व इन फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में जहां इमरजेंसी हो, वहां कौन सा हार्मोन काम आता है? याद कर लो बेटा, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन। फिर व्हाई डिड हर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट इंक्रीज? इंक्रीज क्यों होता है ब्रीथिंग और हार्ट रेट? क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन करता क्या है कि वो ब्रीथिंग बढ़ाता है ताकि बॉडी पार्ट्स में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाए, है ना, ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाए, ज्यादा एनर्जी मिल पाए। और हार्ट बीट बढ़ाता है ताकि ब्लड जल्दी जल्दी पंप हो हमारी मसल्स में, ठीक है। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ स्वेटिंग? स्वेटिंग क्यों होती है? स्वेटिंग क्यों होती है? स्वेटिंग क्यों होती है? सिचुएशन नॉर्मल करने के लिए, है ना, स्वेटिंग। फिर ताकि भाई हीट जो है वो रेगुलेट हो, हीट निकले। स्वेटिंग इसलिए होती है ज्यादा हीट ना जनरेट। हाउ डज द बॉडी रिटर्न टू नॉर्मल? नॉर्मल भी हो जाती है, ठीक है। ये हमने नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में और हार्मोनल सिस्टम देख लो। स्वेटिंग होती है ताकि कूल डाउन करे, हीट मैनेज कर सके। और एड्रेनलिन लेवल जब कम हो जाता है रेस के बाद, तो बॉडी हमारी नॉर्मल भी आ जाती है। चलो, अब आ गया है हमारा चैप्टर, चैप्टर लाइट। और लाइट चैप्टर बहुत इजी है, मैंने ऑलरेडी वन शॉट में पढ़ा दिया है। अगर तुमने वन शॉट देखा होगा ना, तो तुम अभी सारे क्वेश्चन लगा लोगे। आओ, वैसे भी लगा लोगे, सारे ट्रिक्स बताऊंगा मैं। देखो 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 देखो, क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है? अर्नव। अर्नव एक बच्चा है ये हमारा है अर्नव, ठीक है। बड़ा खुश सा बच्चा है, बड़ा स्माइल कर रहा है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अर्नव वाज मेकिंग नोट्स and he wrote down the following statement from his understanding of reflection from curved surface। मतलब अर्नव ने कुछ कर्व्ड सरफेसेस को देखा। अर्नव ने आसपास कुछ कर्व्ड चीजों को, कर्व्ड सरफेसेस को देखा और देखा कि उसमें से रिफ्लेक्शन कैसे होती है। अब कर्व्ड सरफेसेस से मेरा मतलब बेटा वो नहीं है। कर्व्ड सरफेसेस से मेरा सिंपल सा मतलब लाइट चैप्टर के कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर लेंसेस की बात मैं कर रहा हूँ। कर्व्ड सरफेसेस में आप वही तक समझना। चलो क्लाउड सर्फेसेस, ठीक है, मतलब मिरर और लेंसेस की बात हो रही है। अब कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब ये चार स्टेटमेंट है, देखो ये चार स्टेटमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है ना। एक सेकेंड, 4 कहां पे? अच्छा 3 है क्या? हाँ 3 स्टेटमेंट है। अब बताना है हमें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो, कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड। ये तो एकदम गलत स्टेटमेंट है, मतलब इतना गलत कैसे हो सकता है? कॉन्वेक्स मिरर हमेशा 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 कैसे करता है? हमेशा वर्चुअल, और यहाँ पे क्या लिखा है? रियल, ठीक है, तो ये गलत हो गया। इन बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। हाँ भाई ये तो सही है, ये तो सही है, ठीक है। तो मतलब ये सही है। और पहला पढ़ लो, कॉन्वेक्स मिरर कैन प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड, हाँ ये भी सही है। कॉनकेव मिरर जो होता है वो रियल इन्वर्टेड दोनों बनाता है, ठीक है। रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट सब बनाता है। ये तो पता ही होगा ना भाई, इतना तो पता ही है ना कि राइव मैंने पढ़ाया था, इसीलिए बोलता हूँ वन शॉट देखा करो मेरे वाले यार। ट्रिक्स बताता हूँ। राइव मतलब रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा, ठीक है। अब तुम देख लो, कॉनकेव मिरर जो है ये बना रहा है रियल इन्वर्टेड भी, ध्यान से देखो, रियल इन्वर्टेड भी बना रहा है और वर्चुअल इट भी बना रहा है। मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा सही है। और दूसरा नंबर क्या स्टेटमेंट है? कॉन्वेक्स मिरर रियल इन्वर्टेड बनाएगा, लेकिन नहीं, कॉन्वेक्स वाला रियल इन्वर्टेड कहाँ बना रहा है? देखो, वर्चुअल और इरेक्ट ही है, दो ही केसेस हैं इसमें। तो मतलब ये गलत हो गया और तीसरा सही है, यानी स्टेटमेंट 1 एंड 3 सही है। 1 एंड 3 यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो आ जाओ आगे आ जाओ, सब कुछ मैं प्रूफ करके समझाऊंगा। असर्शन रीजन देखो, डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर व्हाइल एग्जामिनिंग टीथ। अरे भैया, डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर क्यों यूज करेगा, कॉन्वेक्स क्यों नहीं? देखो यहाँ पे इसी टेबल में देखो, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा करो, सब छुपा होता है इसमें। देखो, कॉनकेव में डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड सेम साइज, देखो डिमिनिश डिमिनिश यानी छोटी इमेज भी बन रही है,
सेम साइज भी बन रही है और इनलार्ज इनलार्ज बड़ी भी बन रही है। जब डेंटिस्ट दांत में डालता है अपना वो भी जो हथियार है उसका, अरे जो लेंस है, तो क्या चाहता है कि उससे अंदर दांत में जो भी है कीड़े लगे हैं, जो भी चीजें, वो बड़ी दिखे, बड़ी बड़ी मतलब इनलार्ज दिखे। तो इनलार्ज तो कॉनकेव में ही है, कॉन्वेक्स में देखो डिमिनिश डिमिनिश, यानी यहाँ हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश बनती है। तो कॉन्वेक्स काम नहीं आएगा, कॉनकेव काम आएगा। तो मतलब वो सही स्टेटमेंट लिखा है कि डेंटिस्ट कॉनकेव यूज करते हैं। अब रीजन क्या है इसका? सर्शन तो सही हो गया हमारा। रीजन लिखा है कि कॉनकेव मिरर आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव। नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनलार्ज इमेज दिखता है, बड़ा बड़ा दिखेगा जो भी दांत में छोटे मोटा चल रहा है। तो मतलब ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, चलो ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने करा रखा है, लेक्चर में स्क्रीनशॉट लगा दिया और बताओ ये पिछले कितने सालों में आ रखा है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम करा रखा है भाई, पढ़ो। स्पीड दिया हुआ है कितना? टी मतलब स्पीड दिया है 2 × 10⁸ और सी दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सी इक्वल टू 3 × 10⁸ और पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बेटा हमें पता है, एन से होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाई बी। क्या होता है? सी बाई बी। एन इक्वल सी की वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 2 × 10⁸ ये कट गया। 3/2 क्या होता है? 1.5। तो एन की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 आ गई। ये देखो, ये रहा आंसर। चलो आगे आओ। ये क्वेश्चन मजेदार सा क्वेश्चन है, तुम्हारे इस साल के सैंपल पेपर में है। हर उस जगह से क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं जहां से तुम्हारे हाफ ईयरली में आएगा। मतलब इस लेक्चर को अगर देख लिया, टॉप 50 ये वाले क्वेश्चन देख लिए, तो उसके बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। बस इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या है ये? क्या है ये? कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या सवाल है? above image shows the formation of an image with an optical instrument। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या लिया है? जैसे कर्व्ड सरफेस में तुमने उल्टी सीधी चीजें इमेजिन कर ली, वैसे ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ और मत कर लेना। टेलीस्कोप, बाइनोकुलर, बायोस्कोप, ये सब नहीं। तो चैप्टर में पढ़ा है बस वही। क्या पढ़ा है हमने? हमने पढ़ा है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। तो बस कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला खेल चलेगा। अब इसमें से मतलब या तो ये कॉनकेव, या तो क्या हो सकता है ये, या तो लेंस हो सकता है, या तो मिरर हो सकता है। लेंस में भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स होगा, मिरर में भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स होगा। पता करना है क्या है, आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है। सबसे पहले इसको बनाओ। रेक्टेंगुलर जो बना हुआ है ना, ये बस ऐसे दिखाने के लिए बना है, असली में कुछ और है। तो पहले एक बार इमेज बनाते हैं, एक बार इमेज बनाते हैं। मतलब कि जैसा यहाँ पे बना है बस वही बनाओ। क्या बना है? एक रेक्टेंगल बना है बीच में बेटा, और उसका क्या दिखाया गया है? दिखाया गया है कि ऑब्जेक्ट ऐसे था, ऑब्जेक्ट ऐसे था। देखो, ये देखो, मैं तुम्हें यही समझा देता हूँ यार। ये देखो, ये रेक्टेंगल हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो पता करना है क्या है। ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे एक रह गई, इधर निकल गई, पीछे लाया गया डॉट 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 डॉट, और ऐसे एक रह गई, सीधे निकल गई, ठीक है, सीधे निकल गई। और यहां जहां पे क्रॉस हुआ वहां पर इमेज बनी। हमने देखा कि जो भी ये चीज है इसमें से सीधे निकल जा रहा है। भाई मिरर होता, अगर अगर मिरर होता तो उसका एक तरफ पॉलिश होता है, सीधे ना निकलता। मिरर होता तो सीधे थोड़ा निकल जाएगा, एक तरफ पॉलिश होता है। मतलब ये मिरर नहीं है, ये लेंस है। अब कौन सा लेंस है? ये दूसरे वाले से पता करो। जो ये ऐसे गया था, ये इससे निकल गया। मतलब ये क्या हुआ? ऐसे जाके ऐसे डाइवर्ज हो गया। डाइवर्ज हो गया मतलब डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? जो रेस को डाइवर्ज कर देता है। कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस। तो मतलब ये क्या है बेटा? ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो पहले का आंसर मिल गया, क्योंकि कॉन्वेक्स होता अगर तो रेस को ऐसे ना करके ऐसे दबा देता, ऐसे मिला देता, क्योंकि वो कन्वर्जिंग होता है ना। ये डाइवर्ज कर रहा है, दूर कर रहा है। दूर कौन करता है? कॉनकेव लेंस। फिर व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड? कौन सी इमेज है ये? मैंने बताया था कि जब ऐसे डॉट 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 करके मिलाना पड़े, असली में ना मिले, असली में क्रॉस ना हो, डॉट डॉट करके क्रॉस करना पड़े, तो वो होता है विर्चुअल इमेज। ये विर्चुअल इमेज है। और बेस्ड ऑन मेजरमेंट गिवन इन द इमेज कैलकुलेट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बतानी है यार, तुम बता लोगे। देखो, तुम्हें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है। देखो, तुम इसी में बता लोगे। कैसे? कैसे भैया, कैसे? ये यहाँ पे था बीच में, ठीक है, जो हमारा कॉनकेव वाला है। अब इसमें हुआ क्या, ध्यान से देखना। एक ऑब्जेक्ट है, इससे एक गया ऐसे, यू ऐसे आया। देखो, ये पैरेलल है, ये रे पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो कहां से पास होता है? फोकस से। टक 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 टक। मतलब ये यहां पे टकराया, यहां से पास हुआ, मतलब यही फोकस है। और ये फोकस पॉइंट से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। मतलब
कि इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अरे यार सिंपल, ऐसे गया ऐसे गया, अब पीछे ट्रेस किया हमने, जहां पे कट करता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकस, और फोकस से इस लेंस तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर कहलाएगी। अब इसको इस लेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, आंसर 20 सेंटीमीटर आएगा। चलो आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान से देखो। वो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस डायग्राम बेस्ड है, डरना नहीं है। अगर तुम लाइट चैप्टर का मेरा वन शॉट देख लोगे ना भाई, हाथ जोड़ रहा हूं, जाके देख लो, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, समझाना पड़ता है, जाके वन शॉट देखो, मजा आएगा। अब देखो वन शॉट से ही स्क्रीनशॉट लगाया मैंने, वन शॉट चैप्टर का ही स्क्रीनशॉट है। मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट। क्यों लिखा था बताओ? क्योंकि जब मैं बता रहा था ये डायग्राम, तो मेरा मतलब था कि ये आएगा, और देखो आ गया, आ गया। What happens to the image formed by concave mirror when the object is between pole and focus? पोल और फोकस के बीच में क्या होगा, रे डायग्राम बनाओ। मैंने एक ट्रिक बताई थी, इंडिया में क्या चलता है, क्रिकेट और फुटबॉल, तो ICF, ठीक है, और नीचे उसी का उल्टा ICF, ऐसे लिख दो। एक लाइन ये जो कि हमारी होगी ऑब्जेक्ट लाइन, और एक लाइन ये जो कि हमारी होगी इमेज लाइन। ये ऑब्जेक्ट लाइन, ये इमेज लाइन, ठीक है। अब देखो जहां पर भी बोले वहां पर बनाते जाओ, बस सिंपल। क्या बोला गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां है, पोल और फोकस के बीच में। ये हमारी ऑब्जेक्ट लाइन है ऊपर वाली, फोकस और पोल के बीच में। पोल किधर होगा, इधर तरफ पोल, इधर तरफ पोल, ठीक है। तो फोकस और पोल के बीच में, मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब उसी के नीचे जस्ट बना दोगे एरो, तो वो इमेज कहलाएगी। इसी के नीचे बना दिया, इसके नीचे क्या था, आई, इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी के इधर, यानी मिरर के उस पार चला गया, मिरर के उस पार चला गया, इन्फिनिटी के भी उधर चला गया। ये ट्रिक बहुत काम की है यार। देखो आई से है इन्फिनिटी, सी से है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एफ से है क्या, फोकस। अब मैं तुम्हें कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, इस ट्रिक से निकाल लोगे। अगर कोई बोले कि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहां पर, तो यहां बना दो, और उसी के जस्ट नीचे इमेज होगी, इसके नीचे, और इसके नीचे क्या पड़ता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी, यानी वो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच बनेगी। बिल्कुल सही ट्रिक है, चेक कर लेना। अगर कोई बोले इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहाँ पे, तो इमेज यहां बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कोई सा भी मिरर, कोई सा भी लेंस, ये ट्रिक हमेशा सही रहेगी। अगर कोई बोले कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ऐसे, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगी, ये तो पता ही होगा। तो बस ये ट्रिक बड़ी काम की है। फिलहाल हमें बनाना है रे डायग्राम। देखो रे डायग्राम किस तरीके का हमारा होता है, मिरर स्केल की मदद से बनाना एग्जाम में। मिरर का बीच में होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस स्फीयर से कटा है उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये मिड पॉइंट पोल के बीच का होता है एफ, फोकस, ठीक है। बोला गया है पोल और फोकस के बीच में, क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोला गया है पोल और फोकस के बीच में, तो इधर आओ, पोल और फोकस के बीच में रख दो। क्या होगा, एक ऐसे जाएगी फोकस से पास, क्योंकि पैरेलल थी, पैरेलल वाली फोकस से पास हो गई। और हमने देखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाती है वापस चली जाती है, वापस, मतलब मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर टकराएगी वापस चली जाएगी। अब इसको जब तुम पीछे ट्रेस करोगे, जब पीछे ट्रेस करोगे, डॉट 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 डॉट, तो इधर एक बड़ी सी इमेज बनेगी। डॉटेड लाइन से बनानी पड़ी इसलिए वर्चुअल है, और सीधी खड़ी है इरेक्ट है, मतलब इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, और बहुत बड़ी है, इनलार्ज्ड है। क्योंकि ये देखो छोटू सा ऑब्जेक्ट है, बड़ी सी इमेज है, इनलार्ज्ड है, ठीक है। चलो ये रहा हमारा पूरा केस, ठीक है ना। आगे आओ, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, अरे भाई कोई भी लेंस क्या करता है, या तो वो डाइवर्ज कर देगा, या तो वो रेस को डाइवर्ज कर देगा, या तो कन्वर्ज कर देगा। तो कितना ज्यादा डाइवर्ज या कितना ज्यादा कन्वर्ज करता है, वो ही कहलाता है पावर, ठीक है, वही कहलाता है पावर। डिस्क्राइब इट्स फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन इट्स यूनिट। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसमें भी मैंने ये ट्रिक बताई थी जो काम आएगी, अभी देखो बताता हूँ फिर से। फॉर्मूला तो इसका होता है P इक्वल 1/f, लेकिन ये कब होता है, जब फोकल लेंथ मीटर में हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मीटर में ना हो करके सेंटीमीटर में होती है, तो वहां पर 1/f ना लगा करके 100/f लगाना, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो, तभी तुम्हारा आंसर सही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो बोला गया है स्टूडेंट हैव टू लेंस, एक का फोकल लेंथ है +20, और एक का फोकल लेंथ है f2 f1, f1 f2 +20 -10। अब बताया गया है कौन सा टाइप का है, बताओ। फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, किसकी होती है पॉजिटिव, कॉन्वेक्स, 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 याद कर लो। पॉजिटिव फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की होती है। तो मिरर कैसा होगा, पहला वाला कॉन्वेक्स, और नेगेटिव किसकी होती है, कॉनकेव की। तो लेंस कैसा होगा, लेंस इसमें कॉनकेव में, कॉन्वेक्स है पहले में, और दूसरे में क्योंकि नेगेटिव है इसलिए कॉनकेव है, ठीक है, ठीक है।
अब अगला, फाइंड टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसे निकलती है बताओ? कॉम्बिनेशन कैसे निकलती है भैया? भूल गए हम तो। पावर अगर कॉम्बिनेशन निकालनी है, कॉम्बिनेशन, तो P1 प्लस P2 ऐसे जोड़ते जाओ, P1 P2 ऐसे जोड़ते जाओ, ठीक है? कैसे जोड़ेंगे? जब हम पावर निकाल पाएंगे। P1 निकालो, P1 निकालो, क्या है फॉर्मूला देखो, 100/f अगर सेंटीमीटर में है, और देख लो यहाँ पे ध्यान से, सेंटीमीटर लिखा है, 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो निकालो 1/1/1/f, हाँ 100/f, 100 क्योंकि सेंटीमीटर है, तो लिखो 20, पहला +20 था, साइन के साथ लिखना, और इधर 100 दूसरे वाले में -10 था, ठीक है? तो इसकी पावर आई 5, 25 जा, और इसकी पावर आई 10 नेगेटिव में, 10 नेगेटिव और 5। पावर कैसे निकलती है? ये P1 P2 निकले, इसको प्लस कर दो। प्लस किसको करना है? हमें प्लस करना है P1 और P2 को, और P1 और P2 क्या आया है? 5 प्लस ये आया है -10, तो आंसर क्या आएगा? -5। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पावर इज -5, और माइनस है पावर, मतलब जो कंबाइन हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो क्या निकल रहा है आखिर बन करके? वो आखिर क्या निकल रहा है बन करके? कॉनकेव टाइप का, कॉनकेव टाइप का, क्योंकि नेगेटिव है ना, ठीक है? अब मेंशन वन यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स इन डेली लाइफ, बस यूज लिख देना है। देखो, ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा -5, ठीक है, आगे आओ, ये आ गया हमारा -5, -5d, डी से क्या होता है? डायोप्टर बेटा। इसे क्या होता है? डायोप्टर, यार पता है हमें, डायोप्टर क्या है? एसआई यूनिट है इसका। किसका एसआई यूनिट है? पावर का, ठीक है। बोला क्या है? एप्लीकेशन, ये मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप वगैरह में काम आता है, क्योंकि कॉन्वेक्स है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है, ये लार्ज करता है, लार्ज करता है। और कॉनकेव वाला स्पेक्टेकल्स में काम आता है, अरे भाई चश्मे में काम आता है कॉनकेव, देखने के लिए, जिसको भी मायोपिया होता है, जैसे मुझे मायोपिया है। मायोपिया मतलब दूर का देखने में दिक्कत होती है। पास का, अगर तुम मेरे पास खड़े हो ना, आंखों में आंखें डाल करके बात करूंगा, लेकिन अगर दूर खड़े हो लगेगा कि भाई तुम ब्लर हो, ब्लर, क्योंकि मुझे मायोपिया है, दूर का नहीं दिखता है, इसलिए मैंने कॉनकेव लेंस लगा रखा है। रियल लाइफ एग्जांपल, खुद की बेइज्जती करवा के बता दी, और क्या चाहिए तुम्हें? इतना रहो आगे। क्वेश्चन 39, ये हमारे दो आशिक थे, दो आशिक में से एक का नाम है ऋषि। क्या नाम है? ऋषि। फिर ऋषि एक पाल्मिस्ट के पास गया, पाल्मिस्ट यानी जो हाथ देख के भविष्य बताते हैं। पाल्मिस्ट ने एक स्पेशल लेंस का यूज किया। अब सोचो, तुम दिमाग लगाओ, तुम्हें लगाओ कौन सा लेंस यूज किया होगा? जैसे डेंटिस्ट यूज कर रहा है दांत में डाल के, तो वो कॉनकेव, कॉनकेव कौन सा? कॉनकेव मिरर यूज कर रहा था, ताकि क्या हो, क्या हो? बड़ा दिखे, मैग्नीफाइड दिखे। इसी तरीके से ये क्या करता है? पाल्मिस्ट भी हमारी हाथ की रेखाओं को बड़ा करके देखना चाहता है, और बड़ा कौन करेगा? बड़ा कौन करेगा? कॉनकेव मिरर हो, या तो कॉन्वेक्स लेंस हो। और ये लेंस यूज कर रहा है, पाम के लिए लेंस यूज होता है, इसलिए कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना, बड़ा करना होगा, बड़ा करना है तो क्या? या तो कॉन्वेक्स लेंस या तो कॉनकेव मिरर। तो मिरर यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई आर पार करके देखना है ना, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस। गेट द नेचर एंड रीजन, कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि बड़ा करके देखना है। वेयर शुड द पामिश प्लेस एंड होल्ड द लेंस, अब ये इंपॉर्टेंट है कि कहां पर होल्ड करे, कहां पर पकड़े। पास में, तुमने देखा था ना, तुमने देखा था ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अभी ये वाला जो रेड डायग्राम था, उसमें क्या देखा था तुमने? जब पास में था, ये हमारा मिरर है, फोकस और पोल के एकदम पास में जब ऑब्जेक्ट था, तब हो रहा था मिरर में। कौन सा मिरर? कौन सा मिरर है ये बताओ? कॉनकेव। और कॉनकेव मिरर के ही जैसा, बिल्कुल कॉनकेव मिरर के ही जैसा सेम टू सेम बिहेव करता है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो उस पाल्मिस्ट ने लिया है, उसको भी क्या करना होगा? बहुत पास करना होगा, एकदम पास हाथ के, ठीक है, बहुत पास। आगे आओ, चलो आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। तभी उसको बड़ा सा हाथ की रेखाएं दिखेंगी। और अगला, if the focal length of this lens is 10 centimeter, the lens is held at distance of 5 centimeter. Use the lens formula to find the position. मतलब क्या दिया है? न्यूमेरिकल है, सिंपल सा। क्या है? क्या दिया है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो f क्या है? 10 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, तुम्हें यहीं से आंसर मिल गया। f पॉजिटिव दिया है भैया, यहाँ पे बोला नहीं कि -10, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव दिया है। और पॉजिटिव किसका होता है? कॉन्वेक्स लेंस का ही होता है, तो आंसर हमें यहीं से मिल गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगला क्या दिया है कि डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे? 5। हाथ को, जो ऑब्जेक्ट है जिसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, देखो, मान लो ये हमारा लेंस है, ये और हाथ के बीच की दूरी कितनी है बताओ? कितनी है? कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u 5, और याद रखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, कोई भी केस हो, कोई भी मिरर, कोई भी लेंस, इसलिए नेगेटिव ले लिया। अब बस फॉर्मूले पे रख के लगा लो, फॉर्मूले पे रख के लगा लो। क्या था फॉर्मूला लेंसेस के केस में?
1 बाई एफ इक्वल 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, और हमें ये निकालना है, तो 1 बाई वी इक्वल 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू। 1 बाई वी इक्वल 1 बाई एफ क्या था, 1 बाई 10 प्लस प्लस 1 बाई यू माइनस 5, माइनस के साथ रखना तभी आंसर सही आएगा। और ये रिजल्टेंट क्या बन गया, 1 बाई वी इक्वल 1 बाई 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 बाई 5। सिंपल है ना, प्लस माइनस माइनस। अब आगे देखो, आगे देखो, 1 बाई वी इक्वल, सिंपल एलसीएम लो नीचे वालों का, 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम तो आता ही है। अरे भैया एलसीएम 10 आएगा, फिर 10 डिवाइड बाई 10, 1, और 1 इंटू 1 नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो एलसीएम आता है नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 10 नीचे वाले से 10 से डिवाइड किया 1 आ गया, और 1 बन जा 1, फिर 10 डिवाइड किया 5 से 2 आ गया, फिर 2 बन जा 2, तो 1 माइनस 2। 1 बाई वी इक्वल माइनस 1, 1 माइनस 2 कितना होगा, 1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस 1 अपॉन 10। अब इसको उल्टा कर दो, v क्या हो जाएगा, माइनस 10 सेंटीमीटर। मतलब ये आ गया इमेज डिस्टेंस जो हमें चाहिए था। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओगे तो ये मिल जाएगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये माइनस 10 सेंटीमीटर। और अगर मैग्निफिकेशन निकालनी हो, क्योंकि वो बड़ा दिखेगा इसलिए, m इक्वल क्या होता है, v बाई यू, निकाल दो, माइनस 10 बाई माइनस 5 कट गया 2, यानी डबल, डबल मैग्निफिकेशन 2 का मतलब डबल बड़ा दिखेगा, जो भी रेखाएं हैं की डबल बड़ी दिखेंगी, और वो देख करके उसको बताएगा कि उसकी किस्मत में उसका प्यार है कि नहीं। तुम्हारा भी स्कूल का कोई तो कोई प्यार होगा, तुम्हारी किस्मत में है कि नहीं वो तुम बताओ यार, क्योंकि मेरी किस्मत में मेरा स्कूल का प्यार तो नहीं। एक लड़की थी आस्था नाम की, एकदम बेइंतहा मोहब्बत थी यार, मगर सबको सब कुछ मिलता कहाँ है ना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो चलो चलो, इमोशनल रील मत बनाने लग जाना। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो, एक ये भी रीजन है उसका कॉन्वेक्स यूज करने का, ताकि बड़ा दिखे, क्योंकि ध्यान से देखो, छोटा छोटा डिमिनिश बन रहा है कब, कॉनकेव लेंस में, और कॉन्वेक्स में ही बड़ा बन रहा है, देखो इनलार्ज कब, जब एकदम पास में ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। चलो आ जाओ आगे बेटा, ये फिजिक्स है, इसको ना एक बार में नहीं समझ में आती, इसको एटलीस्ट एक वन शॉट देखना होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जाके मेरा वन शॉट देख लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है तुमसे, हाथ जोड़ के प्लीज देख लो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे हाफ ईयरली में। पापा मम्मी को कभी तो खुशी दो यार, कभी तो उनको लगे कि ये मेरी औलाद नहीं है, कभी तो पापा मम्मी को ऐसी फीलिंग दो कि ये मेरी औलाद नहीं है, इसके कैसे अच्छे मार्क्स आ गए, भाई जब मेरे नहीं आए तो मेरे बच्चे कैसे आ गए, ऐसी वाली फीलिंग दो हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स ला करके। ठीक है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्वेश्चन 40 देखो, ये भी तुम्हारे सैंपल पेपर का ही है, ध्यान से देखना है। क्या है, यहां पर एक लेंस बना है, यहां पर एक लेंस बना है, और हमने शेप देख करके क्या बता दिया, ये लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स। और ये क्या बना है, ये कैमरा क्या है, डीएसएलआर। अरे भाई डीएसएलआर से फोटो शूट तो कराया ही होगा, मैंने तो भाई बहुत बहुत कराया, जब मैं क्लास 10th में था उस टाइम पे डीएसएलआर नया नया आया था इंडिया के अंदर, या कह लो हमारे शहर इलाहाबाद के अंदर, सब डीएसएलआर से फोटो खिंचा रहे हैं, जाके रेलवे स्टेशन पे बैठ करके उसको लाइट रूम में डाल के एडिट करके पत्तियों को एकदम नीला बना दे रहे हैं, आसमान पिंक कर दे रहे हैं, और अपलोड कर रहे हैं फेसबुक पे। तेरी भी ऐसी फोटोज पड़ी होंगी फेसबुक पे तो यही करते थे हम डीएसएलआर की मदद से, है ना। तो डीएसएलआर है, इसमें लेंस कॉन्वेक्स है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट देखो सीधा बना है, किसमें, देखो देखो देखो, ऑब्जेक्ट हमारा सीधा सीधा बना है, रियल रियल में ऑब्जेक्ट सीधा है, लेकिन इमेज में देखो उल्टा बना है, उल्टा बना है। ठीक है, कैमरा के अंदर। अब पूछा क्या है, चलो ये देखते हैं। द अबव इमेज इज ऑफ अ डीएसएलआर, ये देखो डीएसएलआर लिखा है, कैमरा which used to take high resolution photograph by professional photographer. The second image of the above two is a schematic diagram. How image is formed on the sensor of camera based on your understanding of lenses. Understand the following question. Following questions के आंसर बताओ। चार क्वेश्चन छुपे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन है ये। कौन सा, केस बेस्ड। तो हमने एमसीक्यू भी देखे, हमने ऑब्जेक्टिव भी देखे, केस बेस्ड भी देख लो, हर टाइप का क्वेश्चन कवर कराया है। देखो व्हाट टाइप ऑफ लेंस, तो भैया मालूम पड़ गया, कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट टाइप ऑफ इमेज, तो इन्वर्टेड इमेज। और मैंने एक चीज बताई थी, RIVE, राइव 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 राइव, मतलब आर और आई साथ साथ रहते हैं, इन्वर्टेड है तो वो इमेज रियल भी होगी। ठीक है, फिर अगला सी क्या बोला है, सी क्या बोला, ध्यान से देखना, ये जो पार्ट सी है तुम्हें सी बना सकता है, इसलिए ध्यान से देखना। अब फोटोग्राफ इज यूजिंग अ डीएसएलआर कैमरा विद लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 mm, MMS, MM क्या, MM मतलब मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर।
फोकल लेंथ कितना दिया है 50 mm, और नेगेटिव नहीं है होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, हमने देख लिया। ठीक है, तो पॉजिटिव 50 mm फोटोग्राफ ली जा रही है। ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे, द लेंस प्रोजेक्ट्स एन इमेज ऑन टू कैमरा सेंसर लोकेटेड 60 mm। तो यानी इमेज का भी डिस्टेंस दे दिया है, v कितना है 60 mm, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अब पता करना है u कितना है। ठीक है, सिंपल सा लगाएंगे हम फॉर्मूला u को निकालने के लिए। चलो आओ, चलो आओ, 1 बाई एफ इक्वल 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। अब 1 बाई यू को इधर कर देंगे तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ। ठीक है, 1 बाई यू इक्वल 1 बाई वी कितना था 1 बाई 60, 1 बाई 60 माइनस 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 एफ कितना था 50, 50, और दोनों ही पॉजिटिव था, 60 भी 50 भी, तो कोई माइनस निकालने की जरूरत नहीं है। अब 1 बाई यू, 60 और 50 का एलसीएम कितना होगा बेटा 3000, कितना होगा 3000, क्योंकि 6 5 30, 30 हो गया और 0 0, 3000। अब नीचे वाले से डिवाइड 50, 50 माइनस इससे डिवाइड, नीचे वाले से डिवाइड करो 50, 60 आ जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करो, और आगे सॉल्व करो, 1 इक्वल यू माइनस 50 माइनस 60, 50 माइनस 60 क्या होता है 50 में से 60 निकाल दो, जो बचपन में फूफा आके हर क्वेश्चन पूछते थे। अरे अब तो पता है, बड़े हो गए, माइनस 10, क्योंकि 60 बड़ा है उसका माइनस लगा के माइनस का साइन लगेगा, और 10 माइनस 10 नीचे 3000। कट करो कट करो कट करो कट करो कट करो, तो क्या आएगा 2 इक्वल्स 300। ठीक है, क्या आ गया माइनस 300। समझ में आई बात, समझ में आई बात, समझ में आई बात, हाँ भैया 3300। मतलब यू क्या है -300 mm, क्या है mm, सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या एक जीरो कम कर देंगे, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, यू है, क्या है ये यू है, क्या है ये यू है, देखो 300 mm या फिर -30 सेंटीमीटर। और माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यू हमेशा ही नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। अब अगला पढ़ो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। यह क्वेश्चन लगा दिया तो लाइट चैप्टर के बाप हो तुम, बाप करते चलेंगे। क्या पहला, क्योंकि इसको लेनी है फ्लावर की पोजीशन 150 मीटर अवे है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद एक्चुअल हाइट कितनी है 80 mm, जो बन रहा है इमेज उसकी हाइट कितनी है 20 mm, यानी ऑब्जेक्ट हाइट 80 mm और उसकी हाइट 20 mm। देखो, ये देखो क्या बोला, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, सबसे पहले u, u इक्वल -150, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल 80, और इमेज जो है वो छोटी बन रही है। ठीक है 20, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 80, हाइट ऑफ इमेज 20, 20। समझ में आई बात, ठीक है 150। क्या करना है, क्या करना है बताओ। अब हमें सिंपल सा जो जो फॉर्मूला हमें आते हैं सब नोट कर लो, क्या क्या फॉर्मूला तुमने पढ़े हैं लेंस से रिलेटेड, सब नोट कर लो। पहला 1 बाई एफ इक्वल 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू। दूसरा फॉर्मूला m इक्वल v अपॉन u। तीसरा फॉर्मूला m इक्वल h बाई एच आई अपॉन एच ओ। मतलब m ऐसे भी निकलता है v अपॉन u, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और m ऐसे भी निकलता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिसकी वैल्यू ज्यादा हो। थर्ड वाला में, थर्ड वाला देखो, m h i h o, एच आई भी है एच ओ भी है, लेकिन इन दोनों को नहीं लगा पाओगे, 1 और 2 को नहीं लगा पाओगे, क्योंकि सिर्फ हमारे पास u है। तो जिस फॉर्मूला में ज्यादा नंबर फिट हो जाए वो लगा देंगे, तो पहले थर्ड वाला लगाएंगे। सारा फॉर्मूला काम आता है इसलिए मैंने लिखवा दिया, पहले हम थर्ड वाला लगाएंगे। क्या, m इक्वल एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, तो m कितना आएगा एच आई बाई एच ओ, हाइट ऑफ इमेज 20 और 80, 20 और 80, 20 और 80, क्या आ जाएगा बेटा m इक्वल 1/4। अब अब 1 माइनस माइनस 1/4 आएगी मैग्निफिकेशन, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स 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 कॉन्वेक्स। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर अगला, अगला कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जब हमारे पास m भी आ गया, हमारे पास m भी आ गया, u भी आ गया, m भी आ गया u भी आ गया, तो v निकाल देंगे इस वाले फॉर्मूला से, फॉर्मूला नंबर 2 से। कौन से वाले से, m इक्वल v बाई यू, m इक्वल v बाई यू में क्या आएगा बताओ, क्या आ गया, m आ गया -1/4। लिखो 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 यार, बोर्ड को क्या हो गया। -1/4 इक्वल v बाई यू, v बाई यू, u की वैल्यू -150, v अपॉन -150। अब v की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा,
V की वैल्यू क्या हो जाएगी, -150 चला जाएगा इधर, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया 150 अपॉन में 4, तो V की वैल्यू 37.5। कितना आ गया, V की वैल्यू 37.5। अब V की वैल्यू 37.5, तो की वैल्यू 150। इसको लगा करके सिंपल सिंपल तुम निकाल सकते हो कि भाई एफ यानी फोकल लेंथ कितना होगा। देखो ये निकला है, फोकल लेंथ कितना होगा, कैसे निकाला कैसे निकाला 1/f इक्वल 1/37.5 और 1/150। ठीक है, कैसे आया ये, अरे भाई देखो क्या फॉर्मूला मैंने बोला, v और u हमने निकाल लिया था, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u होता है, तो 1/f इक्वल 1/v कितना था, v हमारा था 37.5, अभी जस्ट निकाला है 37.5 माइनस, और u कितना है -150, इसलिए जो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस सिंबल दिख रहा है, और जब करोगे तो आ जाएगा फोकल लेंथ 30। ठीक है, और पॉजिटिव है ऑफ कोर्स क्योंकि कॉन्वेक्स है। चलो अब आगे आओ इलेक्ट्रिसिटी पे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन, कौन इसमें से गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, इसी लेक्चर में सबसे पहला ही क्वेश्चन यही था, है ना, डिस्टिल्ड वाटर नहीं, पहले हमने देख रखा है। फिर प्योर एथेनॉल, कॉपर, ग्लास, देखो भाई कॉपर मेटल दिख रहा है, मेटल, कॉपर की तो वायर बनाते हैं क्योंकि बहुत तगड़ा कंडक्टर है ये, तो सी ऑप्शन। ठीक है, फिर आगे, अ वायर ऑफ 10 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। तो देखो कई लोग क्या करते हैं, आर इक्वल रो एल बाई ए, हमें इतना पता है भैया, तो अगर डबल कर देगा तो रो 2 L बाई ए, यानी 2x हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा, यानी 10 का डबल 20, लेकिन वहीं पर आंसर गलत हो जाता है। जब डबल बोलेगा तो तुमको 4 इंटू लेंथ करना पड़ेगा, 4 इंटू लेंथ, क्यों क्यों, क्योंकि जो देखो इस तरह का वायर रहेगा, इस तरह का, जब लेंथ खींचोगे सेम वायर को, ये नहीं कि नया ले रहा है, देखो क्या बोला गया है, वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल, खींचा गया है, जब इसको खींचोगे तो इसकी जो विड्थ है, विड्थ एरिया, विड्थ यानी ब्रेथ जो है, जो इसकी चौड़ाई है वो और पतली हो जाएगी ना, खींच के लेंथ तो बढ़ा दी बट विड्थ पतली हो गई, इसलिए इसको 4 से इंटू करोगे लेंथ को, और कितना है 10 था, तो 4 से कर दो इंटू जो भी रेजिस्टेंस है, क्या हो जाएगा, जो भी रेजिस्टेंस है उसको 4 से इंटू कर दो, 10, 4 इंटू 10 40 ओम। ठीक है, मतलब जो भी अगर डबल लेंथ डबल करने वाला केस है खींच करके, तो नया रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 4 इंटू रेजिस्टेंस, ध्यान देना, 4 इंटू रेजिस्टेंस। चलो, बाय सीरीज अरेंजमेंट नॉट सुटेबल फॉर डोमेस्टिक सर्किट, क्योंकि सीरीज में अगर एक बल्ब फ्यूज होगा तो सारे हो जाएंगे, ये सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस हमारे सामने है। ठीक है, आगे आओ, यही हमारा रीजन है, इसलिए पैरेलल कनेक्शन हम यूज करते हैं। फिर अब एक ये देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी का ये न्यूमेरिकल देखना है, 4, ये क्या है 4 ओम, ये क्या है 8 ओम, ये भी 8 ओम। अब क्लियर है, 4 ओम 8 ओम 8 ओम, बस इतना ही हमारा लिखा हुआ है। पता क्या करना है, पता क्या करना है, ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। पहला, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम रजिस्टर, 8 ओम 8 ओम सीरीज में है या पैरेलल में, देखो यहां से इस पॉइंट से डिवाइड हुआ, ध्यान से देखो, इस पॉइंट से ऐसे डिवाइड हो गया और फिर ऐसे 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 बनता आया, डिवाइड हो गया, और जब डिवाइड होता है एक दूसरे के पैरेलल भी है डिवाइड होकर के, तो मतलब क्या है ये पैरेलल में है। और पैरेलल में कैसे निकलता है बेटा, पैरेलल में कैसे निकलता है, आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 इंटू R2 8 इंटू 8 अपॉन में 8 प्लस 8, कैसे निकलेगा 64 अपॉन में 16, क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 16 4 द 64, तो यानी इनका इनका रेजिस्टेंस कितना आ गया, इक्विवेलेंट 4, यानी इनका इनका 4 आ गया, तो पहला आंसर 4। और दूसरा, करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम, 4 ओम में कितना करंट होगा, देखो अभी पिछले टेबल में तुमने देखा इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ऑल लोड्स इज सेम, सीरीज में सेम होता है, सीरीज में सेम होता है, क्या होता है बेटा, सीरीज में सेम होता है, और ये पूरा का पूरा सीरीज में ही हो जाएगा, अगर इन दोनों का इफेक्टिव निकाल लें, इन दोनों का जो इफेक्टिव होगा वो एक बन जाएगा, और एक जब बनाओगे तो ये पूरा सीरीज में बन गया, इन दोनों का इफेक्टिव 4 होता है, 4 4 8, 4 4 8, पूरा करंट इफेक्टिव कितना है 8, 8 वोल्टेज अपॉन 8 रेजिस्टेंस, यानी इफेक्टिव करंट 1 एम्पियर है, खाली 1 एम्पियर, और पूछा गया किसके थ्रू, 4 ओम के थ्रू, 4 ओम के थ्रू कितना आएगा, 4 ओम के थ्रू कितना करंट आएगा बताओ, कितना
1 एम्पियर बेटा जी, 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर क्यों अभी पढ़ा, क्योंकि सेम होता है, सेम करंट फ्लो होता है, ठीक है। क्या दो ही क्वेश्चन था? हाँ, 1 और 2। चलो, चलो आगे आओ। अब ये देखो, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। क्या 24, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? 24 ओम। और ये भी लिखा है 24 ओम। ये लिखा है 6 वोल्ट, ये लिखा है 12। मैं स्टार्ट करके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि विजिबल हो जाए तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ लगा है A2, ये लगा है A2, और ये लगा है A1। A1 A2 क्या होता है? अम्मा वन अम्मा टू नहीं, एमीटर वन एमीटर टू। एमीटर मतलब जो करंट नापने के लिए होता है, ठीक है। फाइंड आउट करंट इन 12 ओम रेजिस्टेंस। 12 ओम रेजिस्टेंस, ये जो 12 ओम का लगा हुआ है, ये 12 ओम का, इसमें कितना होगा? पहले क्या करो, सिंपल जो पैरेलल वाले हैं, ये 24 24 क्या है? ये 24 24 क्या है आपस में? 24 24 आपस में पैरेलल है, ठीक है। 24 24 आपस में पैरेलल है। तो आर पैरेलल कैसे निकलता है अभी बताया था। तो ऊपर इंटू कर दो, नीचे प्लस कर दो, नीचे प्लस कर दो। क्या आएगा? इंटू कर लो। 24 4 जा, 24 4 जा, 96 का 6, 9 इधर, 576, और इधर 48 आ गया। 24 2 जा, 24 24 जा, ये आर पैरेलल कितना आएगा बेटा? 12। कितना आएगा बेटा? 12। 12 12 12। तो ये जब जुड़ जाएगा, ये जब जुड़ जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? जब मतलब ये जुड़ गया। अगर ये एक होता तो उसका कितना होता? अगर ये एक होता ना तो उसका 12 ओम होता। फिर 12 ये जोड़ करके बन गया 24। वोल्टेज लगा है 6 का। वही वही मेथड है, वही मेथड है। मैंने जो पैरेलल था उनको जोड़ दिया, इफेक्टिव आ गया 12, और 12 12 24 हो गया। मतलब रेजिस्टेंस टोटल 24 है, वोल्टेज 6 है। आई निकाल लो, आई इक्वल वी बाई आर, 6/24, यानी 1/4 हमारा आई है। आई कितना है? 1/4। जिसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 को 0.25। तो 0.25 रहेगा करंट। करंट पूछा है 12 ओम वाले रजिस्टर में, चाहे 12 ओम वाला हो चाहे 24 ओम वाला हो, आएगा वो 0.25, क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है। हाँ, सेम होता है। और पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। वो टेबल में मैंने दिखाया था। फिर डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ एमीटर 1 एंड 2। एमीटर 1 यहाँ लगा है, 2 यहाँ लगा है, ये सेम सीरीज में माना गया है इसको, क्योंकि इन दोनों का इफेक्टिव निकाल दिया 12, और सीरीज में सेम करंट होता है, और एमीटर करंट की रीडिंग को पढ़ करके बताता है, तो सेम ही रीडिंग आएगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। 0.25, नो डिफरेंस, सेम रीडिंग आएगी। चलो, अब एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 46। अ स्टूडेंट नीड्स टू मेक 0.12 ओम, 0.12 ओम रजिस्टर। इसके पास कॉपर वायर है 0.80 mm डायमीटर का। कितना? mm डायमीटर, मिलीमीटर। और रेजिस्टिविटी है 1.8 इंटू 10⁻⁻8। अब देखो, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस कॉम्प्लेक्स क्या बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या बना रहा है? कैलकुलेशन। क्या क्या बोला है देखो, हमें क्या क्या बोला है। पहला, रेजिस्टेंस कितना चाहिए? 0.12 ओम। दूसरा, कॉपर वायर की डायमीटर कितनी है? डायमीटर डी 0.80 mm। mm को mm को mm को कैसे लिख लें? मीटर में। मीटर में कैसे कर लें? क्योंकि सब कुछ मीटर में है। मीटर में कैसे कर लें? एक गाना याद कर लो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मतलब मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब मिलीमीटर से कहां जाना है? कहां जाना है? मीटर पे। तो क्या करेंगे? 1 2 3, 3 बार जाना है, तो क्या करेंगे? इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो डायमीटर हमारा इतना हो गया। एक चीज, दूसरी चीज, अब अगला, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज इतना। रेजिस्टिविटी, ये रो रेजिस्टिविटी रो कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁻8। अब इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ओम मीटर में पहले से, मिलीमीटर नहीं। अब क्रॉस सेक्शन एरिया निकालो वायर का, और लेंथ निकालो। अरे भाई कैसे? ये है ना, बहुत इजी है यार। आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। यही क्रॉस सेक्शन, यही क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ निकालना है। यही क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ निकालना है। तो क्या करेंगे? आर की वैल्यू 0.12 चाहिए थी। रो क्या था? रो की वैल्यू क्या थी? ये देखो, 1.8 इंटू 10⁻⁻8, 1.8 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल। एल निकालना है, लेंथ। और एरिया कैसे निकलता है बताओ? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एरिया या तो पाई आर स्क्वायर हो सकता है सिलेंडर का, या तो अगर वो डायमीटर दिया है तो d/2। अरे आर क्या होता है? रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा। तो वही d/2 लिख दिया, और ये भी स्क्वायर में कर दो, ये भी स्क्वायर में कर दो। और 0.12
इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻8 इंटू लेंथ अपॉन में पाई, पाई मतलब 3.14, पाई मतलब 3.14 इंटू डी बाई टू, डायमीटर कितना था 0.8 इंटू 10⁻⁻3, क्या 0.8 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन में 2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि बाकी सब सॉर्टेड है। पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये देखो लेंथ, लेंथ हमारा 3.33 मीटर आ रहा है। और जब लेंथ आ जाएगा, जब लेंथ आ जाएगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या सिंपल होता है, पाई डी बाई टू स्क्वायर, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, आंसर मैच कर सकते हो। अब क्वेश्चन 47, ग्राफ वाला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ग्राफ वाला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। द फॉलोइंग वी आई ग्राफ शोज टू कंडक्टर ए एंड बी। देखो देखो देखो, ग्राफ वाला क्वेश्चन, इसमें होता क्या है बेटा, ध्यान देना। एक तरफ होता है वी ग्राफ, ये क्या है वी, वी यानी वोल्टेज, और ये क्या है आई। देखो ये क्या, ये क्या, ये क्या आई, आई यानी करंट, वी यानी वोल्टेज, आई यानी करंट, ठीक है। और एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। तुम दिमाग लगाओ, सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो कि हमने पढ़ा है आर इक्वल वी अपॉन आई, मतलब आर और वी सामने सामने लिखे हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना आर उतना वी, और जितना वी उतना आर, मतलब सिंपल सी बात, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज यानी ये जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, क्या होगा बेटा, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो बस वोल्टेज पता कर लो, वोल्टेज किसका ज्यादा है, जिसका ऊपर है, क्योंकि ऊपर ही वोल्टेज है, ये वाई एक्सिस पे वोल्टेज है, तो बी वाला ज्यादा है ना, बी वाला ज्यादा है ना, तो मतलब बी में रेजिस्टेंस ज्यादा है। यही पूछा होगा, देख लो, पढ़ो, ज्यादा इसे किसमें है, बी में, सिंपल, निकाल दिया। जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई कर दो भाई, जस्टिफाई क्या कर सकते हो, क्योंकि इसकी वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है और वोल्टेज और रेजिस्टेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हाट डज द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इंडिकेट, क्या दिखाता है, आर दिखाता है, रेजिस्टेंस दिखाता है, पता है आर इक्वल वी बाई आई। फिर वोल्टेज इज 6 वोल्ट फॉर बोथ, अगर वोल्टेज 6 वोल्ट है दोनों का, मतलब अगर वोल्टेज जो है इसको कांस्टेंट मान लो 6 वोल्ट, अगर वोल्टेज कांस्टेंट मान लो कितना 6, विच कंडक्टर विल अलाउ मोर करंट, मतलब ज्यादा करंट किसमें फ्लो होगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा। अब वोल्टेज तो कॉमन दे दिया तो इसको नहीं देख सकते, हम लोग दूसरी चीज देखेंगे। ये देखो आर में एक और चीज देखो, वी बाई आई, आई उल्टा लिखा है, आई नीचे लिखा हुआ है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जो जितना बढ़ेगा वो भी उतना बढ़ेगा, इनवर्सली मतलब कि आई जितना बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा। आई जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होता जाएगा। तो अब यहां पर देख लो, आई ज्यादा किसका है बेटा, जो ज्यादा इधर है, क्योंकि आई इस वाली एक्सिस पे है ना, आई एक्स एक्सिस पे है, ज्यादा किसका है, इसका, ज्यादा किसका है, इसका ए वाले का, ए वाले का आई ज्यादा है यानी आर कम होगा, यानी ज्यादा करंट फ्लो होगा, किसमें, ए में, ठीक है, किसमें किसमें किसमें, ए में, ए में। राइट द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, आर इक्वल ओम लॉ, ओम लॉ का फॉर्मूला क्या था, तो भी पीछे लिखा था, आर इक्वल रो एल बाई ए, यही फॉर्मूला था, ओम लॉ। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ, ठीक है, पहले का इसका आंसर था बी और उसका ए। चलो आर, अरे सॉरी, ये ओम लॉ का फॉर्मूला है ना, आर इक्वल वी आई, ठीक है, वी आई। चलो आगे आओ, ये है क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन नंबर 48 मैं तुम्हें दे रहा हूं होमवर्क। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ध्यान से देखना, आराम से इसको करो, क्योंकि ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, काफी लंबा है, बहुत वीडियो की लेंथ खिंच जाएगी। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तुम्हें सॉल्यूशन, ये देखो, ये नीचे, यहाँ इसको ध्यान से पढ़ना करना, इस साल के सैंपल पेपर में आया था ये, तो लगाओ। अब क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाओ। ये क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, इसके पास वायरिंग करनी है, और इसके पास रजिस्टर्स हैं 2 3 5, कितने, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, इसको कॉम्बिनेशन में लगाना है। हाउस ओनर को, हाउस ओनर ने इस इलेक्ट्रीशियन को बोला है कि मुझे कंसिस्टेंट और रिलायबल पावर चाहिए, ऐसा ना हो कि एक लाइट बुझी तो सारी बुझ जाए। तो किसमें कनेक्ट करेगा, पैरेलल में, किसमें, पैरेलल में करेगा, ये पैरेलल में कर देगा, ठीक है, सिंपल, पैरेलल में। अब पूछा क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, पैरेलल कैसे निकलता है, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे निकलता है, तो निकालो, निकालो भाई। 1/R पैरेलल इक्वल 1/235, 2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, 235 का एलसीएम, 2 इंटू 3 6 5 30, 30 15 प्लस 10 प्लस 6
क्या आ जाएगा 31/30 जाएगा 1/r जाएगा 1/r 31/30 यानी r की वैल्यू 30/31 ये आ रही है रेजिस्टेंस टोटल पैरेलल। ठीक है 30/31 देखो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाला जानबूझ के देते हैं ताकि तुमसे गलती हो। तुमसे गलती होगी नहीं, तुमसे गलती होगी नहीं। फिर व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस जोड़ दिया। विच टाइप ऑफ कनेक्शन इज बेटर, ऑफ कोर्स पैरेलल इज बेटर ताकि एक लाइट बुझने से सारी लाइट ना बुझे। फिर 12 वोल्ट की अगर बैटरी है सीरीज कॉम्बिनेशन में तो कैलकुलेट करो टोटल करंट। सिंपल I इक्वल वी बाई आर, आई इक्वल वी बाई आर। चलो आ जाओ I इक्वल वी बाई आर, आई इक्वल वी बाई आर कैसे निकलेगा। सीरीज में बोला था ना, सीरीज में निकालना है I इक्वल वी बाई आर। अरे भाई ये क्या था, वोल्टेज कितना था, वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है और नीचे रेजिस्टेंस पैरेलल वाला तुमने जोड़ दिया, पैरेलल वाला तुमने जोड़ लिया 30/31। जब सीरीज में रहेगा कौन कौन सा था, 2 + 3 + 5 था, 2 3 5 5 5 10 10 लिख दो सिंपल आ जाएगा 1.2 1.2 आ जाएगा सिंपल सीरीज में। अब क्वेश्चन नंबर 50 है ये बहुत ही आसान है, देखो ध्यान से, ये सब्जेक्टिव है इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, डरो मत। पहला हीटिंग एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का इसके ऊपर है। व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट ग्लो। इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर इसका जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड ये जलता है, ब्राइट जलता है, लाइट फेंकता है ना, गरम गरम जाता है, लेकिन जो हम पकड़ते हैं वो तो नहीं होता। क्यों, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट ही सिर्फ होता है हीटर का गरम। क्यों बेटा, चाहे इलेक्ट्रिकल रॉड लो जिससे नहाते हो, चाहे हीटर में जो पतली सी रॉड लगी होती है हीटिंग एलिमेंट लाल हो जाती है, लाल लाल लाल, आसपास का कुछ भी लाल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आसपास 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 रेजिस्टेंस ज्यादा भाग। क्या खेल है सारा, सारा खेल किसका है देखो, सारा खेल किसका है, is made up of copper wire with heating element are made up of alloys। तो कॉर्ड है वो कॉपर वायर की है, एलॉयज का बना हुआ है, क्या एलॉयज का बना हुआ है हीटिंग एलिमेंट। अब होता क्या है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, ठीक है, alloys which have very less resistance whereas high resistance, so when current flows through heating element it become hot and glow due to heating effect of current। heating effect of current क्यों, H इक्वल आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला है ना, अरे याद करो भाई इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला है। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, रेजिस्टेंस ज्यादा हीट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा हीट ज्यादा। ठीक है, अगला स्टेट डिफरेंस बिटवीन वायर यूज इन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर एंड फ्यूज वायर। इलेक्ट्रिक हीटर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फ्यूज में रेजिस्टेंस कम है। फ्यूज की वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, क्यों, ताकि अगर थोड़ा सा भी ज्यादा करंट आए तो फ्यूज ब्रेक हो जाए। फ्यूज ब्रेक हुआ पूरा सर्किट ब्रेक हुआ, ताकि अगला इसके आगे जो फ्रिज या फिर एसी लगा है वो उसमें आग ना पहुंचे, शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए। ठीक है, फिर टंगस्टन इज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ बल्ब। टंगस्टन क्यों यूज करते हैं भाई, क्यों यूज करते हैं, अरे सिंपल से दो रीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, शांति से पढ़ लो। क्योंकि पहला हाई मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा हाई रेजिस्टिविटी। एक तो रेजिस्टिविटी हाइट है, रेजिस्टिविटी हाई है जिससे हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी, और इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है कि वो फ्यूज के जैसा टूट नहीं जाएगा, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का, इसलिए। अब हमने इसी के साथ खत्म किया टॉप 50 हाफ ईयरली क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिया, उसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। जाते जाते एक छोटा सा काम करना, मेरी बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहां मैं तुम्हें ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, पढ़ ले अक्षय टेलीग्राम, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ऐप पर जाओ, अभी भी अगर तैयारी नहीं हुई है, पढ़ ले अक्षय ऐप पे प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करो, फ्री में सैंपल पेपर, क्विज, वर्कशीट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का पीडीएफ और एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब मिल जाएगा। नोटिफिकेशन छेड़ देना कि आने वाली वीडियो मिस ना हो, एंड देन क्या करना है, जाके शून्य बैच फॉलो कर, वन शॉट लेक्चर दे, अगर कोई चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है उसमें सब करवाया है, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।